ओके, तो आज हम लोग एक नया चैप्टर चालू करते हैं जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट। सर कॉन्ट्रैक्ट, जी हाँ कॉन्ट्रैक्ट। सर कॉन्ट्रैक्ट तो हम लोग लॉ में पढ़े हुए थे, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। जी हाँ, आप लॉ में तो पढ़े हुए हैं, पर उस कॉन्ट्रैक्ट का बात नहीं हो रहा है। हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का। ठीक है, हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ध्यान रहेगा। ओके सर। सर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है? देखिए पहले आप समझिए, आपको प्रोसेस कॉस्टिंग में ये बताया गया था कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग, हाँ या ना? सारे बिजनेस के लिए एक तरह का कॉस्टिंग अप्लाई नहीं ना हो सकता। तो हम लोग क्या किए थे कि बिजनेस को 2 टाइप्स में डिवाइड कर लिए थे। एक जो बिजनेस है वो गुड्स बनाता है, दूसरा जो है सर्विस बनाता है। जो गुड्स बनाने वाले बिजनेस है करते हैं जो, वो 2 तरह का गुड्स बनाएंगे, या तो मूवेबल बनाएंगे या तो इमूवेबल बनाएंगे। या तो मूव करने वाले गुड्स बनाएंगे या तो इमूवेबल। जो मूवेबल है उसमें भी हम लोग 2 पार्ट में फर्दर उसको हम लोग क्लासीफाई किए थे। तो मूवेबल के अंदर एक आता है स्टैंडर्डाइज गुड्स और एक आता है कस्टमाइज गुड्स। कस्टमाइज गुड्स जो हम लोग बनाते हैं, मतलब जो प्रोड्यूसर जो है कस्टमाइज गुड्स तैयार करता है, मतलब एज पर कस्टमर गुड्स तैयार करता है, तो वहाँ पर जॉब कॉस्टिंग फॉलो होता है। और जो स्टैंडर्डाइज गुड्स होता है वहाँ पर प्रोसेस कॉस्टिंग फॉलो होता है। तो गुड्स में मूवेबल का कहानी यही है। अब इमूवेबल गुड्स के लिए क्या होता है? इमूवेबल के लिए आपको बताया गया था कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग फॉलो होता है, हाँ या ना? इमूवेबल गुड्स के लिए हम क्या फॉलो करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट और अच्छा सर्विस के लिए क्या फॉलो होता है? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। वो भी हम लोग को पढ़ना है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हम लोग फॉलो करते हैं, बात समझ में आ रहा है, इमूवेबल गुड्स के लिए। तो सर ये इमूवेबल गुड्स क्या होता है? जैसे बिल्डिंग, जो बिल्डिंग तैयार होता है वो तो इमूवेबल है ना, क्या उसको वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? उस केस में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अप्लाई करते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? और मजा का बात ये है कि आप देखिएगा जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग दोनों लगभग सेम है। जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग दोनों लगभग सेम टाइप के होते हैं, पर दोनों में अंतर इतना ही सही है कि जॉब कॉस्टिंग जो होता है, जॉब कॉस्टिंग होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, और जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता है वो जनरली लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है। अब आप ही एक बात बताइए, आपको हम बोले बिल्डिंग बनाने के लिए, आपको हम बोले कि मेरा एक बिल्डिंग तैयार कर दीजिए, इस तरह से बिल्डिंग बनाइएगा, इस तरह से आपका उसमें ड्राइंग रूम होगा, या जो भी रिक्वायरमेंट है मेरे अनुसार आपको हम बताएं, और आप बोले ठीक है बना देते हैं। तो क्या 1 साल के अंदर बिल्डिंग तैयार हो जाता है क्या? 1 साल के अंदर ब्रिज तैयार हो जाता है, जो ब्रिज बनता है, हाँ है नहीं? कलकत्ता का बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, 1 साल के अंदर बनकर तैयार होकर टूट भी जाता है। खैर, तो जनरली मॉल क्या 1 साल के अंदर तैयार हो जाता है? नहीं, ये मोर देन 1 ईयर लेता है ना। तो जब जहां पर लॉन्ग ड्यूरेशन होता है तो वहां पर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता है, और जहां पर शॉर्ट ड्यूरेशन में काम हो जाता है वहां पर हम लोग जॉब कॉस्टिंग। मतलब दोनों में कॉमन चीज क्या है? एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। ठीक है, एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अनुसार दोनों में काम होता है। किसमें? जॉब कॉस्टिंग में भी, जो कि मूवेबल आइटम का आपका एक क्लासिफिकेशन था, और जो इमूवेबल गुड्स के लिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग करते हैं, ठीक है ना, वो दोनों में कॉमन चीज क्या था? कस्टमर रिक्वायरमेंट। और दोनों में डिफरेंस क्या है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो होता है वो होता है किसके लिए? लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, और जो आपका जॉब कॉस्टिंग होता है वो हो जाएगा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। यहाँ तक क्लियर है क्या? क्लियर है। तो पहले आप मीनिंग लिख लीजिए क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, लिखिएगा मीनिंग। यहाँ पर आप लिख लीजिए जनरली ये इमूवेबल गुड्स के लिए होता है, लिखिएगा मीनिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लिखिए, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग is a form of specific order costing which applicable where work where work is undertaken
अंडरटेकन बाय customers requirement. Customers requirement. ठीक है, कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। जनरली ये जानते हैं ये लॉन्ग ड्यूरेशन लेता है, हाँ या ना, पता है कि नहीं? जनरली ये क्या लेता है? लॉन्ग ड्यूरेशन लेता है। ये लिख लीजिए, ईच ऑर्डर इन द फॉर्म ऑफ लिख लीजिए, ईच ऑर्डर इज फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। ईच ऑर्डर इज फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। मान लीजिए अगर यही इफ वर्क इज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन हो तो देन वी अप्लाई जॉब कॉस्टिंग। बात समझ में आ रहा है? जनरली ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन और एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट, ये भी कस्टमर रिक्वायरमेंट के अनुसार होता है, पर अगर ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो तो हम लोग इसको जॉब कॉस्टिंग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ सर, कुछ एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल जैसे कि ब्रिज बनाने में, ब्रिज कंस्ट्रक्शन। दूसरा बोल सकते हैं मॉल वगैरह बनाने में। तीसरा बोल सकते हैं जो बड़ा बड़ा शिप होता है, कार्गो होता है, उसको हम लोग अपना तरह से कंस्ट्रक्शन करवाते हैं कस्टमाइज करके। प्लांट जो होता है, प्लांट कंस्ट्रक्शन, और बोलिएगा रोड कंस्ट्रक्शन। ये जनरली ये सब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है। किसी के पास इतना समय थोड़ी है कि खुद लेबर लगवा के, खुद इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो नहीं होता है ना। आप देखिए ना, खुद अपना घर जो आप बनवाते हैं तो क्या आप पूरा का पूरा इतना आपके पास समय है कि आप खुद से लेबर ढूंढिए, खुद से आप आर्किटेक्ट को ढूंढिए, खुद से आप मटेरियल मंगवाइए, उसके बाद काम करवाइए? पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये काम हम लोग क्या करते हैं, जनरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में करवा लेते हैं। अब बात आएगा कि सर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कि कितने पार्टी होते हैं, तो आप लिख लीजिए पॉइंट नंबर 2 डाल दीजिए, पार्टीज इन कॉन्ट्रैक्ट। कितने पार्टी होते हैं? तो आपको हम बताएं, जनरली 2 पार्टी होता है। एक होता है कॉन्ट्रैक्टर, एक क्या होता है, नाम बताइए? कॉन्ट्रैक्टर। और दूसरा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टी। एक होता है कॉन्ट्रैक्टर और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्टी। सपोज मान के चलिए ये भाई साहब और ये एक भाई साहब, ये ठीक है ना। अब इनके ख्यालों में एक बिल्डिंग दिख रहा है और ये एक बिल्डिंग बनाने का प्लान कर रहे थे, ठीक है ना, ये भाई साहब। तो ये इनको अप्रोच किए, क्योंकि ये खुद से बना नहीं सकते, क्योंकि ये कहाँ लेबर ढूंढेंगे, किससे मटेरियल मंगवाएंगे, समझ में आ रहा है ना। तो ये इनको मालूम चला कि ये इंसान जो है ये बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं। तो ये भाई साहब इनसे अब क्या किए, इनको अप्रोच किए कि आप, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि आप मेरे लिए एक बिल्डिंग बनवा दीजिए ना, मेरे ख्वाबों का घर बनवा दीजिए ना। तो जो ये भाई साहब है वो बोले ठीक है हम बनवा देते हैं, ठीक है ना। तो आपस में एक एग्रीमेंट हुआ होगा जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। उसके अंदर कुछ टर्म्स होगा। तो ये भाई साहब को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्टर। क्यों कॉन्ट्रैक्टर बोलेंगे? बिकॉज ही टेक्स अ जॉब। बात में आ रहा है ना।
ये काम लिया और काम देने वाला कौन है जरा बताइएगा, ये काम देने वाला ये है, तो इनको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टी। क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्टी। तो कॉन्ट्रैक्टर कौन कौन होता है? कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है? द पर्सन हु टेक्स द जॉब, द पर्सन हु टेक्स द कॉन्ट्रैक्ट, द पर्सन हु टेक्स द कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है भाई वो कॉन्ट्रैक्टर, और क्या, सिंपल भाषा में। और द पर्सन हु गिव द कॉन्ट्रैक्ट, उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टी। तो कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी का खेला समझ में आया आप लोग को? कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है बताइए फिर से। सर कॉन्ट्रैक्टर वो होता है जो काम करने के लिए रेडी है, ठीक है ना। और कॉन्ट्रैक्टी कौन होता है? जो काम देता है। जैसे कि हम बोले कि मेरे लिए एक तो बिल्डिंग तैयार कर दीजिए, तो हम हो गए कॉन्ट्रैक्टी। जिसको हम अप्रोच किए थे वो हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टर। सर कॉन्ट्रैक्टर का कोई 2-3 एग्जाम्पल दीजिएगा। ये सबसे बड़ा तो अपना ये देखे ही होगे, अम्रपाली ग्रुप। अम्रपाली ग्रुप रियल एस्टेट का बिजनेस करता है। उसके ऊपर वो धोनी वाला जो केस भी हुआ था समथिंग कि वो बुकिंग कर लिया पर अभी तक फ्लैट तैयार नहीं किया। जानते हैं इसमें भी बहुत घोटाला होता है। आपको पता है किस तरह का इसमें बिजनेस किया जाता है, किस तरह का लोग इसका कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर, मतलब ये रियल एस्टेट के नाम पर लोग को ठगते हैं। आपको पता है, आइडिया है थोड़ा सा? ये जो बिजनेस करने वाले लोग हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट का जो बिजनेस करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं, वो आम इंसान को एकदम ठगते हैं। कैसे बताते हैं अभी आपको। देखिए होता क्या है कि वो लोग एक ज़मीन खरीद लिए, या फिर कुछ जानते हो कि आप लोग को जो गवर्नमेंट है कम दाम में वो लैंड प्रोवाइड कर देता है। बात समझा रहा है? कम दाम में आपको लैंड प्रोवाइड करा दिया। वो क्या किया, उस लैंड को एक्वायर कर लिया, परचेज कर लिया कम दाम में, और वहाँ एक तो आराम से बोर्ड लगा दिया। समझ में आ रहा है ना? बुकिंग इज ओपन इतना, या फिर समथिंग जो भी है। अब क्या हुआ, वहाँ पर लाइन लग जाता है बुकिंग का। मतलब आप समझिए, बस वहाँ पर ये एक ज़मीन खरीदा गया, वहाँ पर मान लीजिए एक पूजा करा दिया गया, और यहाँ से आपको लिख दिया गया बोर्ड लगा करके भाई बुकिंग अलाउ हो गया है। अब समझिए लोग वहाँ पर कुछ एडवांस पेमेंट देना चालू कर दिए। अब एडवांस पेमेंट देना चालू किए। अब जो एडवांस पेमेंट दिया गया है उसी एडवांस पेमेंट से वो लोग क्या करता है, आस्ते आस्ते बिल्डिंग तैयार करता है। जैसे जैसे पैसा लेते रहता, कस्टमर से पैसा लेते रहता है और बिल्डिंग तैयार करते रहता है। मतलब उसमें तो आपका पैसा लगा ही नहीं, कॉन्ट्रैक्टर का पैसा ही लगा ही नहीं, कस्टमर का पैसा से ही बिल्डिंग तैयार कर रहा है और प्रॉफिट कमा ले रहा है। आप समझे? अब इसमें क्या होता है कि कुछ लोग कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, फंस जाते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कई बिल्डिंग अभी तक तैयार ही नहीं हो पाया। अब जितना भी कॉन्ट्रैक्टर लोगों से सब गाली दे रहा है कस्टमर कि भाई मेरा बिल्डिंग तैयार करके क्यों नहीं दिए, अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ, पूरा पेमेंट ले लिए, 80% पेमेंट ले लिए, अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ। वो फंस गया है। वो क्या किया है पता है? वो क्या किया, आपसे एडवांस पेमेंट लेकर कुछ बिल्डिंग यहाँ प्रोजेक्ट में लगा दिया, कुछ प्रोजेक्ट वहाँ लगा दिया। अब वो प्रोजेक्ट में क्या हुआ, उस प्रोजेक्ट में मतलब एक तरह से ना ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाया ना वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाया, कोई कारण वो वहाँ पर काम नहीं हो पा रहा है। बात समझ आ रहा है ना? तो वहाँ से पैसा नहीं निकला, तो यहाँ पर अब इस प्रोजेक्ट में वो पैसा नहीं लगा पा रहा है, वो पूरा का पूरा फंस जाता है। बात समझ आ रहा है? तो हालांकि इसके बाद जो है गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ है। ऐसा नहीं है कि आज का टाइम पे ऐसा हो रहा है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा। ये सब बिजनेस में जो है आपको एक पता होना चाहिए, रेरा। सर रेरा क्या होता है? एक अथॉरिटी है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, रेरा। यहाँ पर ये रेरा का सिंपल सा गाइडलाइन है, आप समझ लीजिए। सिंपल सा गाइडलाइन है कि कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी, ध्यान सुनिएगा, कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी दोनों को ही अकाउंटेबल होना है। यानी रेरा को बताना होगा, कॉन्ट्रैक्टर को भी बताना होगा भाई कि हम इतना का प्रोजेक्ट करवा रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्टी को भी बताना होगा, कॉन्ट्रैक्टी को भी वहां डिस्क्लोज करना होगा रेरा को कि भाई हम इतना का प्रोजेक्ट दिए हैं कॉन्ट्रैक्टर को, ये मेरा कॉन्ट्रैक्टर है। समझिए, तो इससे क्या होगा ना, इससे क्या होगा कि अकाउंटेबल रहेगा। यानी कि आप फ्यूचर में कल को दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया तो रेरा इस चीज को आराम से हैंडल कर लेगा। बात समझ में आ रहा है ना? दिक्कत बहुत ज्यादा आ रहा था, इसीलिए ये बहुत ज्यादा है। यानी कि आप इस पर कंप्लेन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर रेरा को मालूम चला ना, रेरा को अगर मालूम चला कि भाई ये जो कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी विदाउट रेरा को इन्फॉर्म किए ये काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उसके ऊपर उस प्रोजेक्ट के ऊपर उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाए। आप समझ में आ रहा है क्या? तो रेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इस मामले में।
तो ज़रूरी भी था कि ताकि जो हम लोग का रियल एस्टेट का बिजनेस हो या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट का बिजनेस करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर लोग होते हैं, वो थोड़ा सा एक लॉ के अंदर काम करें। बात समझ में आ रहा है ना? नहीं तो थोड़ा सा कस्टमर लोग को बहुत ज़्यादा थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आता था। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो हो गया पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, नेक्स्ट में आ जाइए, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हाँ इसमें भी दो टाइप्स है। एक होता है, पहला होता है फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। अब देखे होंगे, आप जनरली आप जानते भी होंगे कि जब हम किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, ठीक है ना, तो जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब एग्रीमेंट करते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, तो उस समय एक अमाउंट को हम लोग फिक्स कर लेते हैं भाई कि 10 लाख रुपया है, 10 लाख रुपया लीजिए और मेरा बिल्डिंग तैयार कर दीजिए। माल मटेरियल सर आपका, मेरा कुछ नहीं है, ठीक है ना। आप इतना समय के अंदर मेरा काम को कंप्लीट कर लीजिए, सब कुछ आप दीजिएगा, मटेरियल लेबर सब कुछ आप लेकर आइएगा, मेरा कुछ नहीं रहेगा। जो भी साइट्स पर, जो भी प्रोजेक्ट पर आपको लगाना है आप लगाइए, मेरा कुछ नहीं होगा। आप अपना अमाउंट बता दीजिए कितना लीजिएगा। तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो एक अमाउंट बता देता है, वो अमाउंट फिक्स हो जाता है, यानी कि वो अमाउंट में फिर बदल नहीं होगा। काम कंप्लीट हो जाए फिर भी वो अमाउंट फिक्स रहेगा, उससे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर जो है चार्ज नहीं करता, बिकॉज वो अमाउंट फिक्स हो चुका है। दैट इज अ फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है ना? तो क्या हुआ फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, लिखिएगा लिखिए यहां पर, द कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट इज फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना, एट द टाइम ऑफ signing of contract and remains fixed until the work is completed. work is completed। सर एक बात बताइए, अगर अमाउंट फिक्स कर दिया गया है, ठीक है, अमाउंट फिक्स कर दिया गया है, फिर सब मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर देगा। जी हाँ, सब मटेरियल लेबर कॉन्ट्रैक्टर देगा। कल को वो इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई आ गया, मटेरियल का दाम बढ़ गया, सीमेंट का दाम बढ़ गया, बालू का दाम बढ़ गया, ईंट का दाम बढ़ गया, तो सर फिर क्या होगा? देखिए होता क्या है ना, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें क्या एक टर्म्स लिखा जाता है, एग्रीमेंट जो होता है उसमें हम लोग टर्म्स लिखते हैं। तो उस टर्म में ये हम लोग नोट कर देते हैं भाई कि अगर कुछ महंगाई हो गया, इन्फ्लेशन आ गया, तो उसका कुछ पोर्शन आपसे हम दोनों मिलकर शेयर करेंगे या फिर सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर भरेगा। बात समझा रहा है ना? ये वहाँ पर मेंशन कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हम ये लिख दे रहे हैं सब्जेक्टेड टू, उसको बोलते हैं एस्केलेशन क्लॉज। ठीक है, एस्केलेशन क्लॉज। तो सिंपल सा बात है, जो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट साइनिंग के समय ही फिक्स्ड कर दिया जाता है, समझ में आ रहा है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं भाई फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। सर कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इन दिस कॉन्ट्रैक्ट cost incurred by contractor is reimbursed by contracting together with
टुगेदर विथ सम परसेंटेज ऑफ कमीशन, in this contract cost incurred by contractor is reimbursed by contractor together with some percentage of commission। अब इसमें क्या होता है आप समझिएगा, कॉस्ट प्लस में क्या होता है, कॉस्ट प्लस में हुआ क्या कि कॉन्ट्रैक्टर खड़ा है भाई, उसको हम बोले कि देखिए प्रोजेक्ट तैयार करना है, बोला ठीक है। हम बोले कि देखिए आप प्रोजेक्ट तैयार करिए, जो भी मटेरियल लेबर मतलब कि जो भी खर्चा होने वाला है सब हम पे करेंगे, आपको कुछ नहीं करना। मतलब आप पहले खर्चा करिए, हमसे पूछिए कि हम उसमें अंबुजा सीमेंट डालें कि लाफार सीमेंट डालें, ये क्वालिटी हम बताएंगे, आप चुपचाप से वो खर्चा करिए, जो भी खर्चा करना है बेस्ट प्रोडक्ट लगा दीजिए, एकदम सुपीरियर मटेरियल लगा दीजिए, फर्स्ट क्लास लेबर को वहाँ पर लगाइए। बात समझ में आ रहा है ना, जो है आप लगाइए, सारा कॉस्ट हम बेयर करेंगे, समझ आ रहा है। तो फिर बोलोगे कॉन्ट्रैक्टर का फायदा क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्टर सारा खर्चा किया और उसके बाद वो सारा खर्चा किससे ले रहा है, रीएम्बर्स करवा ले रहा है कॉन्ट्रैक्टी से। कॉन्ट्रैक्टी मतलब हम काम करवा रहे थे, हम उसको पे कर दिए, मतलब कॉन्ट्रैक्टर खर्चा किया फिर हमसे ले लिया, तो भाई कॉन्ट्रैक्टर को फायदा क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग कमीशन देंगे, उसको हम बोलेंगे भाई तुम ये काम करने के लिए कितना कमीशन लोगे, तो बोलेगा भाई 5%, 10%, 1 लाख, 10 लाख, जो भी बताएगा ना भाई कमीशन, तो हम उसको कॉस्ट दे देंगे, साथ में उसको हम क्या दे देंगे, कमीशन दे देंगे। तो खुश, बात समझ में आ रहा है ना। पर इससे फायदा क्या होगा आप समझिएगा, आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा कि अगर आप फिक्स्ड प्राइस कर देते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर जानते हैं क्या करेगा, फिक्स्ड प्राइस तो प्रॉफिट पाने के लिए, ज़्यादा प्रॉफिट पाने के लिए कॉस्ट को रिड्यूस करेगा। मतलब जो क्वालिटी आप लगाएगा मटेरियल का, जो क्वालिटी लगाएगा अपना लेबर का, इफिशिएंट लेबर नहीं लगाएगा या जो भी हो, वो क्या करेगा, क्वालिटी खराब कर देगा। बात समझ में आ रहा है ना, क्वालिटी खराब कर देगा, बिकॉज उसको प्रॉफिट चाहिए। तो कभी भी अच्छा कॉस्ट प्लस करिएगा तो उसको तो क्वालिटी खराब करने का बात ही नहीं है, बिकॉज आप मटेरियल, आप कॉस्ट का जितना भी दाम है सब आप देने वाले हैं, उसको तो बस प्रॉफिट चाहिए, जो उसको तो बस कमीशन चाहिए और कमीशन बेसिस पे काम करेगा। तो कभी भी आप समझ लीजिए, यहाँ पर दोनों में अगर क्वालिटी का बात है, दोनों कॉन्ट्रैक्ट में अगर क्वालिटी का बात है, तो बेस्ट क्वालिटी किस में आएगा, क्या आप फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो उसमें क्वालिटी आपको अच्छा मिलेगा, कि कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट करवाइएगा तो क्वालिटी अच्छा miलेगा। सर सिंपल बात है, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में। तो यहाँ लिख दीजिए हेयर क्वालिटी ऑफ वर्क इज मोर, ऐसे लिखिए, मेन फोकस। मतलब जो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं वो यही सोच के करवाते हैं कि भाई उसको जो क्वालिटी मिलने वाला है वो बढ़िया मिलेगा, ठीक है। हालांकि अपने चैप्टर में सिर्फ हम लोग को क्या करना है, हम लोग को फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, हम लोग को पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट में कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो हम लोग को क्या पढ़ना है जरा बताइए, हम लोग को पढ़ना है फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ तक क्लियर है क्या? तो मीनिंग हो गया, पार्टी हो गया, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब यहाँ से आपको जो थ्योरी बताया जाएगा वो प्रैक्टिकल के लिए बहुत काम आएगा। चलिए आइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ध्यान लगाइए, यहां से तो ध्यान लगाइएगा। चलिए पक्का, आइए एक डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम, ठीक है। ये है क्या सर, ये क्या है? ये है बिल्डिंग का बेस, पाँव, ठीक है ना। ये बिल्डिंग का बेस है, एक छोटा बड़ा हो गया ना। चलिए आप समझने के लिए, और ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग है, पिलर दे दिया गया है, छत क्या कर दिया गया है, बना दिया गया है, ठीक है ना। ये बिल्डिंग है, ये जमीन है, उसके नीचे ये बेस है। अरे बेस देना पड़ता है ना, नहीं तो हवा आएगा बिल्डिंग उड़ा के ले चल जाएगा। चलिए हम लोग का बिल्डिंग में क्या हुआ है, हम लोग का बिल्डिंग में बात ये हुआ है कि एक
ये पिलर डाल दिया गया है। पिलर डालने के बाद छत वगैरह तैयार हो चुका है, वॉल वगैरह लगा ईंट से हम लोग क्या कर दिए हैं, पूरा ज्वाइन कर दिए हैं। और इसके ऊपर भी एक 2-4 पिलर डाल दिया गया है, मान लीजिए, ठीक है ना। इसके ऊपर भी 2-4 पिलर डाल दिया गया है। समझिए, बस समझने के लिए है। हुआ क्या, इतना काम हो गया। अगर ये दो पार्टी थे, ये दो पार्टी थे, ध्यान से समझिएगा, ये दो पार्टी थे। ये था कॉन्ट्रैक्टर और ये था कॉन्ट्रैक्टी, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी। ये प्रोजेक्ट के लिए डील हुआ था आपस में लोग का 10 लाख का, फिक्स था, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट था, तो 10 लाख का डील हुआ था। अब समझिए, इतना काम हो गया, कितना काम कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट 10 लाख में बात हुआ, कॉन्ट्रैक्टर क्या किया, लग गया, लगकर वो बेस डाल दिया, बेस डालने के बाद पिलर डालकर उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर तैयार कर दिया, ईंट पत्थर से, ईंट से वो क्या कर दिया है, वो दीवार वगैरह बना लिया और उसके ऊपर पिलर भी तैयार कर दिया, ठीक है ना, यहाँ तक काम हो गया। अब वो कॉन्ट्रैक्टर को फ़ोन किया कि सर हम लोग कुछ काम किए हैं, हम लोग कुछ काम कर दिए हैं, कुछ काम तैयार कर दिए हैं, एक काम करिए, आके आप देख लीजिए और कुछ पेमेंट करिए, तभी तो हम लोग आगे करेंगे। अच्छे समझ में आ रहा है, तभी तो हम लोग आगे अपना काम को बढ़ा पाएंगे। बात समझिएगा, अगर ऐसा हो कि कॉन्ट्रैक्टर 10 लाख रुपया पूरा लगा दे तो 4 साल 5 साल लगेगा, उसके बाद ही ये कॉन्ट्रैक्ट ही देगा, तो फिर तो ऐसे बिजनेस नहीं ना होता है। ऐसे बिजनेस होता है क्या कि पूरा का पूरा कॉस्ट वो लगा दे, उसके बाद आप दीजिए, कल को कस्टमर भाग गया तो कल को ऐसे होगा कि जब ये पूरा का पूरा 10 लाख से बिल्डिंग तैयार कर देगा, कॉन्ट्रैक्टर आके बोलेगा कि कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर को बोलेगा कि आके देख लीजिए, कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है हमको पसंद नहीं है। अरे ये कैसे हो सकता है। तो जितना हम काम करेंगे उतना आप पेमेंट करते रहिएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये बात तो हुआ पेमेंट का। दूसरा बात है अकाउंटिंग का। कॉन्ट्रैक्ट में सबसे दिक्कत अपने को आता है अकाउंटिंग करने में। देखिए कॉन्ट्रैक्ट तो 1 साल नहीं चलने वाला ना, कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल चलते रहता है, चलते रहता है। तो जनरली होता क्या है, अकाउंटिंग कैसे करते हैं, इसमें कॉस्टिंग कैसे करते हैं वो समझिए। जो ये 10 लाख रुपए का टोटल कॉन्ट्रैक्ट है, यही तो एक तरह का सेल प्राइस है। ध्यान से समझिएगा, यही तो एक तरह का सेल प्राइस है ना। ये 10 लाख का जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, यही तो इसके लिए सेल प्राइस है, बिजनेस के लिए इसका सेल प्राइस है। अब ये 10 लाख पूरा मिलेगा, उसके बाद हम सेल रिकॉर्ड करेंगे या फिर प्रॉफिट रिकॉर्ड करेंगे या रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद शेयर होल्डर को अगर हम अपना प्रॉफिट डिविडेंड देंगे, 10 साल तक अगर शेयर होल्डर को या अपने डिविडेंड हम लोग डिक्लेयर करेंगे तो शेयर होल्डर तो भाग जाएगा। शेयर होल्डर बिजनेस ही नहीं करेगा, कॉन्ट्रैक्टर का बिजनेस ही कोई नहीं करेगा। अब समझ रहे हैं कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि 10 लाख रुपया जो अभी थोड़ी ना आप कमाई होगा। 10 लाख आप अगर सोच रहे हैं कि भाई कि बिल्डिंग आप तैयार कर दो उसके बाद हम 10 लाख देंगे, तो 10 साल बाद 15 साल बाद जो भी हो तैयार होगा, उतना दिन तक क्या शेयर होल्डर आपका वेट करेगा पैसा का? नहीं ना। तो हम लोग प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? हर साल लॉस 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 डालते रहे, इनकम टैक्स को नुकसान, आपका शेयर होल्डर को नुकसान। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए एक दिमाग लगाया गया, दिमाग ये लगाया गया, 2 कॉन्सेप्ट आया, कैसे हम लोग उसको प्रॉफिट को रिकॉर्ड करें, या सबसे बड़ा दिक्कत का बात है कैसे इसका अकाउंटिंग करें, वो समझना होगा, ठीक है ना। तो आइए इसको समझते हैं। तो वही बात है, इसीलिए आपको ये हम एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर जो है ना, कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी को अप्रोच किया, आपस में 10 लाख का ये डील हुआ था, ठीक है ना। और ये बोला कि भाई साहब देखिए, कुछ तो हम प्रोजेक्ट तैयार कर दिए हैं आपका, कुछ तो काम तैयार कर दिए हैं आप, आइए आकर मेरे को कुछ पेमेंट दिलवा दीजिए। तो कॉन्ट्रैक्टी पहुंचा किसके साथ? एक आर्किटेक्ट के साथ। अब कॉन्ट्रैक्टी को कहाँ से पता है? क्या आपको पता है कि इसमें आप पिलर में सीमेंट डाला है कि मिट्टी डाला है? आपको कहाँ से पता चलेगा? आपको थोड़ी ना नॉलेज है। तो आप किसको लेकर आए जरा बताइए? आप आर्किटेक्ट के लेकर आए। आर्किटेक्ट जो होते हैं ना, वो दीवार पर खाली से टच करेगा तो उसको समझ में आ जाएगा क्या रेशियोज में क्या लगाया गया, कितना सीमेंट है, कितना बालू है, कैसे वो क्या बोलते हैं दीवार को बनाया गया है, वो सब समझ जाता है, ठीक है। और साथ में एक वैल्यूअर को लेकर आएगा, साथ में एक और कौन आएगा? वैल्यूअर आएगा। उसका क्यों जरूरत है बताते हैं हम। तो कॉन्ट्रैक्टी आया, साथ में आर्किटेक्ट भी आया और एक वैल्यूअर आया। मान लीजिए आर्किटेक्ट सही हो जाता है, आर्किटेक्ट ही कभी कभी वैल्यूअर का काम कर देता है, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्टी जो है साइट पे पहुंचा, देखा, आर्किटेक्ट को बोला सर आर्किटेक्ट तो देखिए तो सब काम ओके है क्या? वो बोला कि देखिए इतना काम तो हो गया है, इतना काम तो हो गया है, इतना काम तो हो गया है,
ये काम जो है इनकम्प्लीट है, ये जो काम है ये कंप्लीट है, इसको आके सर्टिफाइड कर दीजिए आप, इसको आके सर्टिफाइड कर दीजिए, समझ रहा है ना, एक सर्टिफिकेट दे दीजिए मेरे को कि इतना काम कंप्लीट हो गया। तो आर्किटेक्ट गया, पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्जर्वेशन के बाद बोला कि भाई जो आपका काम है, आपका जो काम है वो हम जो है कुछ पोर्शन को सर्टिफाइड कर देते हैं, पर जो आप दीवार वगैरह जो जोड़े हैं वो अभी तक सर्टिफाइड नहीं करेंगे, हो सकता है कि दीवार गिर जाए, बात समझ आ रहा है, हमको कच्चा लग रहा है तो हम सर्टिफाइड नहीं करेंगे। मतलब आप समझिए हुआ क्या कि जितना काम किया, जितना काम हुआ, जितना काम कंप्लीट है, ये काम कंप्लीट है, हम इसका बात नहीं कर रहे हैं, हम इसका बात कर रहे हैं, ये बिल्डिंग बन के तैयार है पूरा, ये फर्स्ट फ्लोर तो बन के तैयार है, वो बोल रहा है कि फर्स्ट फ्लोर जो काम कंप्लीट है उसमें से कुछ पोर्शन को सर्टिफाइड किया, वो कुछ पोर्शन को क्या किया, सर्टिफाइड किया, कुछ पोर्शन को क्या किया, सर्टिफाइड किया, कुछ पोर्शन को बोल रहा है कि नहीं अभी तक हम सर्टिफाइड नहीं करेंगे, हो सकता है गिर जाए। तो आप समझे कि नहीं समझे? तो सर सर्टिफाइड किया मतलब एक बोले ना साथ में एक वैल्यूअर रहेगा, तो वो एक वैल्यूएशन बता देगा, एक वैल्यू करके बता देगा कि ठीक है भाई 4 लाख का आपका काम, जैसे कि मान लीजिए ये 10 लाख था ना, 10 लाख, तो आउट ऑफ 10 लाख 4 लाख का आप कंप्लीट कर लिए, दैट इज अ वर्क सर्टिफाइड। वापस से आउट ऑफ 10 लाख जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था उसमें से 4 लाख का काम आप कंप्लीट कर दिए हैं, 4 लाख का काम कंप्लीट कर दिए हैं। एक मिनट, ये जो है इसको बनाने में ये जो है ना, इसको बनाने में उसको समय लगा है, जो समय लगा और साथ में जो कॉस्ट लगा वो जानते हैं कितना था? 6 लाख था, 6 लाख तक कॉस्ट 6 लाख लगा है, ध्यान समझिएगा, कॉस्ट जो है वह 6 लाख लगा, बात समझ आ रहा है। वैल्यूअर आकर क्या किया, ये जो पोर्शन है उसमें से 4 लाख को ही सेटिस्फाइड किया, 4 लाख को क्या किया, सेटिस्फाइड किया, 4 लाख को सेटिस्फाई कर दिया। इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, इससे इसको आपको कंपेयर नहीं करना, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि खर्चा कितना लगा कॉन्ट्रैक्टर का, खर्चा लगा 6 लाख का, समझिएगा खर्चा कितना लगा, 6 लाख का खर्चा लगा, पर वैल्यूअर आके बोला कि भाई वर्क सर्टिफाइड हम कर देते हैं 10 लाख, 4 लाख का, ठीक है, 4 लाख का वर्क सर्टिफाइड कर दिया, और बोल रहा है कि भाई आपका 2 लाख का जो वर्क है हम उसको अनसर्टिफाइड करते हैं, वो अनसर्टिफाइड करते हैं, 2 लाख का काम हमको हम सर्टिफाइड नहीं करते हैं। वो इतना काम प्रेजेंट किया, इतना काम में से 4 लाख का सर्टिफाइड कर दिया और 2 लाख को बोला ये अनसर्टिफाइड है, 2 लाख को बोला अनसर्टिफाइड है। अब देखिए जो ये वर्क सर्टिफाइड जो होता है, ये वर्क सर्टिफाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स होता है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स होता है। जो ये वर्क अनसर्टिफाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट होता है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है। वापस से समझिएगा, जो सेल्स होता है ऑन द जो वर्क सर्टिफाइड होता है, 2 टर्म है, एक वर्क सर्टिफाइड और एक वर्क अनसर्टिफाइड, एक वर्क सर्टिफाइड और एक वर्क अनसर्टिफाइड। जो वर्क सर्टिफाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल होता है, और जो वर्क अनसर्टिफाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट होता है। आपको सीधा सीधा एग्जांपल दिखाते हैं, हम एक एग्जांपल के साथ समझाते हैं, आइए। मान लीजिए आपका कुछ कॉस्ट लगा, कॉस्ट कितना लगा, 6 लाख का, ठीक है ना। वैल्यूअर को बुलाए, वैल्यूअर को बुला कर बोले कि भाई कुछ सर्टिफाइड करवा दो, तो वैल्यूअर बोला कि ठीक है 4 लाख का हम सर्टिफाइड करवा देते हैं, 4 लाख का हम सर्टिफाइड करवा देते हैं, 4 लाख का क्या करवा दिए, सर्टिफाइड करवा दिए। चलिए खर्चा थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, कम कर दें, चलिए कम कर दे रहे हैं, 4 लाख का सर्टिफाइड कर दीजिए, ठीक है ना, 4 लाख का सर्टिफाइड कर दिया, 4 लाख का सर्टिफाइड कर दिया। और जो वर्क अनसर्टिफाइड था, वर्क अनसर्टिफाइड था वो कितना का था, 2 लाख का था। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है इसका मतलब ये नहीं कि 4 2 मिलाकर इतना होना चाहिए, ये जो है इसको आप समझिए, ये टेक्निक है, ये जो वैल्यूएशन किया गया वर्क सर्टिफाइड का 4 लाख और वर्क अनसर्टिफाइड का 2 लाख, ये जो आर्किटेक्ट करता है, ये आपको नहीं करना है, क्वेश्चन में आपको मेंशन कर देगा कि वर्क सर्टिफाइड कितना है। कभी कभी वर्क सर्टिफाइड बोलता है 20% हो चुका है, तो आप इससे भी दिमाग लगा सकते हैं कि भाई यहाँ बताए थे ना वर्क सर्टिफाइड किसके बेसिस पे होता है, सेल के बेसिस पे होता है, सेल मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो ये अगर क्वेश्चन बोले कि भाई 40% काम सर्टिफाइड हो गया है, तो समझ जाइएगा कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 40% यानी 4 लाख काम सर्टिफाइड हो गया है, ठीक है ना। अनसर्टिफाइड कुछ और होता है, अनसर्टिफाइड कॉस्ट होता है। आप एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए, यहां से जो 5 लाख है, 5 लाख, ठीक है ना,
5 लाख का कॉस्ट हुआ, इसको आप कॉस्ट समझिए, इसको आप समझिए सेल, इसको आप समझिए सेल। तो 4 लाख का सेल हुआ, बनाने में खर्चा कितना आया 5 लाख, इसको आप समझिए क्लोजिंग स्टॉक या फिर WIP, क्लोजिंग स्टॉक ही समझिए इसको आप थोड़ा देर के लिए। तो आप समझिए, आप ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाइए, आप क्या करते थे, बनाने में खर्चा कितना आया आपको 5 लाख का, आर्किटेक्ट आया और आपको सर्टिफाइड कितना का किया 4 लाख का, आपको 2 लाख का अभी भी वर्क अनसर्टिफाइड है। वर्क अनसर्टिफाइड का मतलब ये नहीं हुआ कि काम कंप्लीट नहीं हुआ, वर्क अनसर्टिफाइड का मतलब ये नहीं हुआ कि काम कंप्लीट नहीं हुआ, वर्क अनसर्टिफाइड का मतलब ये हुआ कि काम कंप्लीट हो गया पर अभी तक उसका सर्टिफिकेट नहीं मिला। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि 2 लाख का काम ये है, एक और बिल्डिंग आपको बनाना था, एक और फ्लोर बनाना था, वो है। वर्क सर्टिफाइड का मतलब हुआ कि जो आप काम किए उसमें से कुछ पोर्शन को सर्टिफाइड कर दिया। इसका वैल्यू कैसे आया सर, ये क्वेश्चन बताएगा, आपको दिमाग नहीं लगाना। वर्क अनसर्टिफाइड का मतलब ये हुआ कि आप काम किए, इसमें से इसको दीवार पसंद नहीं आया, इसीलिए वो उसको बोल रहा है भाई 2 लाख का जो काम है वो अनसर्टिफाइड है, अभी हम इसको सर्टिफाइड नहीं करेंगे, कुछ दिन वेट करते हैं उसके बाद सर्टिफाइड करेंगे। तो इस दोनों का कॉस्ट आपको क्वेश्चन में मेंशन कर दिया रहेगा या फिर क्वेश्चन में निकालने का टेक्निक बताएगा। आप समझ गए क्या? अब इस चीज को आप समझिए एक अकाउंट्स के तरीका से। टोटल खर्चा कितना आया 5 लाख का। जो वर्क सर्टिफाइड है इसको हम लोग बोलते हैं सेल्स, ध्यान से सुनिएगा, जो वर्क सर्टिफाइड है इसको हम लोग बोलते हैं सेल। तो एक तरह का आप सेल कर दिए, कितना का सेल कर दिए 4 लाख का, और ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग आप प्रॉफिट बता पाइएगा, आप प्रॉफिट बता पाइएगा कैसे निकलता है प्रॉफिट कैसे निकलता है सर? 5 लाख का कॉस्ट लगा, 5 लाख का कॉस्ट लगा और बेचे कितना में 4 लाख में, 1 लाख का लॉस हो गया। वापस से मेरे साथ साथ बताइए, 5 लाख का कॉस्ट लगा, मेरे साथ साथ बोलिए 5 लाख का कॉस्ट लगा, बेचे कितना में 4 लाख में, सर 1 लाख का लॉस हो गया, 1 लाख का लॉस हो गया, मतलब 5 लाख का पोर्शन को वो सर्टिफाइड कितना के किया 4 लाख में किया। क्या लॉस हो गया? नहीं 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 नहीं, लॉस नहीं हुआ है, लॉस नहीं हुआ है, बिकॉज 2 लाख का जो काम है अभी भी पेंडिंग है, अभी भी क्या है, उसको सर्टिफाइड नहीं किया गया है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इस साल लॉस हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि इस साल लॉस हो गया। तो आप लोग क्या करते हैं बताइए ना, अगर मान लीजिए ये कॉस्ट है, ये सेल होता है, ये क्लोजिंग स्टॉक होता है, तो क्या करते हैं आप लोग, क्या करते हैं जरा बताइए? क्लोजिंग स्टॉक को आप क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को क्या करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक को इसके साथ एडजस्ट करते हैं, यानी 5 लाख में से 2 लाख हटा दीजिए, 5 लाख में से 2 लाख हटा दीजिए, इसका कॉस्ट पता करिए, इसका एक्चुअल कॉस्ट पता करिए कि इसका एक्चुअल कॉस्ट कितना है, इसका एक्चुअल कॉस्ट कितना है। वापस से हम बोल रहे हैं, ये जो 5 लाख है वो इस पूरा का कॉस्ट है, ठीक है ना? 5 लाख जो है वो पूरा इसका कॉस्ट है, ठीक है? हाँ सर, 5 लाख जो है पूरा इसका कॉस्ट है, पर जो सर्टिफाइड किया वो तो कुछ पोर्शन किया ना, और कुछ पोर्शन को अनसर्टिफाइड किया। जो पोर्शन को सर्टिफाइड किया, जो पोर्शन का सर्टिफाइड किया उसका कॉस्ट यहाँ आपको लिखना चाहिए, तभी तो कंपेयर होगा ना। जो पोर्शन को सर्टिफाइड किया उसका कॉस्ट, ये जो कॉस्ट है किसका है? ये कॉस्ट पूरा का पूरा फ्लोर का है, पर जो सर्टिफाइड किया गया है उसका कुछ पोर्शन ही सर्टिफाइड किया गया है और कुछ पोर्शन को अनसर्टिफाइड किया गया है। आप समझ रहे हैं? कुछ पोर्शन को क्या किया गया है? अनसर्टिफाइड किया गया है। तो जितना पोर्शन को सर्टिफाइड किया गया है, जितना पोर्शन का सर्टिफाइड किया गया है, उतना कॉस्ट आप लिखिएगा, उतना उसका कॉस्ट रहेगा, तभी तो प्रॉफिट आप अनसर्टेन कैलकुलेट कर पाइएगा। बोलिए ना, 4 लाख का जो रिस्पेक्टिव कॉस्ट होगा तभी तो प्रॉफिट आप निकाल पाइएगा। तो निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं ना हम लोग। 5 लाख जो है वो टोटल कॉस्ट है, 5 लाख जो है टोटल कॉस्ट है, कितना का बताइए, कितना का बताइए? 4 लाख। 5 लाख जो टोटल कॉस्ट है कितना का? इतना का कॉस्ट है, उसमें से 2 लाख का काम अभी तक सर्टिफाइड नहीं हुआ है, सेल नहीं हुआ है, तो उसको माइनस करिए। तो माइनस करने से आपको मालूम चल जाएगा क्या? 3 लाख, यानी कि 3 लाख मतलब जो टोटल इसके लिए जो खर्चा लगा है, ये जो सर्टिफाइड हुआ है उसके लिए जो खर्चा लगा वो 3 लाख का खर्चा लगा। अब ये समझ पाए, इसके लिए जो खर्चा लगा वो 3 लाख का खर्चा लगा, यानी कि जो 5 लाख जो कॉस्ट आया है ये टोटल आया था, जिसमें से 4 लाख का सर्टिफाइड हो गया और 2 लाख का अनसर्टिफाइड है। अनसर्टिफाइड मतलब कि अभी तक ये सर्टिफाइड नहीं है, तो इसको हम लोग कॉस्ट बेसिस पे लेते हैं, ठीक है ना? जैसे क्लोजिंग स्टॉक आपको पता ही है कॉस्ट बेसिस पे होता है। सर्टिफाइड हो गया मतलब सेल, और अनसर्टिफाइड है मतलब क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे समझिएगा। तो इसको इससे माइनस करिए, कितना आएगा? इसको इससे माइनस करिए, कितना आएगा? इसको इससे माइनस करिए 3 लाख। तो 3 लाख कॉस्ट लगा तब हम उसको बेच पाए 4 लाख में, यानी कि जो ये सेल हुआ है उसका कॉस्ट कितना था? 3 लाख। अब समझ गए क्या? क्योंकि ये इसमें से 2 पार्ट है ना, एक पार्ट कौन सा वाला है? ये वाला है, और एक पार्ट कौन सा है? ये वाला है। तो इसका तो हमको कॉस्ट नहीं पता, इसका हमको कॉस्ट नहीं पता, इसका हमको कॉस्ट नहीं पता, पर इसका कॉस्ट तो हमको पता है ना 2 लाख। तो 5 लाख में से 2 लाख निकाल दीजिएगा
तो इसका कॉस्ट नहीं मालूम चल जाएगा, इसका कॉस्ट आ जाएगा 3 लाख। तो भाई 3 लाख जो है वो 4 लाख में बिका और 1 लाख का आपका प्रॉफिट आ जाएगा। 1 लाख का आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। 1 लाख का क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। सर ऐसे भी तो कर सकते थे, 4 + 2 6, इस दोनों को ऐड करके इसको माइनस कर देंगे तो भी तो आ जाएगा। हाँ ऐसे भी आ जाएगा, आपको करना ऐसे ही है। तो फिर सर इतना देर से ऐसे क्यों समझा रहे थे? बिकॉज ये जानना जरूरी है, बिकॉज क्वेश्चन में ये अमाउंट को जो ना कभी कभी डायरेक्ट नहीं बताता, क्वेश्चन में ये अमाउंट को डायरेक्ट नहीं बताता, घुमाता फिर आता है, ठीक है ना। तो ये जब आपको ट्रिक पता रहेगा, क्या सर क्या फिर से बता दीजिए क्या ट्रिक पता रहेगा? ये आपको ट्रिक पता रहेगा कि जो वर्क सर्टिफाइड है वो सेल बेसिस पे होता है, वो सेल बेसिस पे होता है, वर्क अनसर्टिफाइड जो होता है वो कॉस्ट बेसिस पे होता है। तो आप आराम से टैकल कर लीजिएगा। इसका आपको ये टेक्निक पता रहेगा कि सर वर्क सर्टिफाइड मतलब सेल हो गया, हम बोले हाँ ठीक है वर्क सर्टिफाइड मतलब सेल हो गया। वर्क अनसर्टिफाइड का मतलब ये हुआ कि सर बनकर तैयार तो है, बनकर तैयार तो है सर, पर वो अभी तक उसको सर्टिफाइड नहीं किया। ये वही बात हो गया कि ये प्रोडक्ट जो है हम बनाकर रेडी कर लिए थे पर बिका नहीं। इसको बनाने में मान लीजिए ये 2 पेन है भाई, 2 पेन को बनाने में कितना खर्चा लगा, 10 रुपया और 10 रुपया 20 रुपया, 20 रुपया इसको खर्चा लगा, ठीक है ना। बिका सिर्फ ये, बिका खर्चा कितना लगा वापस से बताइएगा, इस दोनों पेन को बनाने में कितना खर्चा लगा सर, 10 रुपया 10 रुपया। बिका कितना में, बिका कितना में सर, बिका एक ही है 15 रुपया में, बिका कितना है, एक ही है 15 रुपया में। तो कॉस्ट कितना हो गया आपका, 10 10 20 रुपया का टोटल कॉस्ट, हाँ या ना। बिका कितना 15 रुपया में, और एक जो है आपका क्लोजिंग स्टॉक है, एक जो है आपका क्लोजिंग स्टॉक है। तो प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट कितना आएगा, 20 आप तो बोलिएगा ऐसे जोड़िएगा तो सर 20 रुपया बनाने में लगा, 20 रुपया बनाने में लगा और बेचे हैं आप 15 रुपया में, तो ये तो लॉस हो गया सर। अरे मेरे प्यारे बच्चों आप समझिए, 20 बनाने में लगा तो 2 पेन को ना बनाने में 20 लगा, उसमें से बिका कितना है सर, बिका एक ही है, बिका एक ही है, तो सिर्फ इसका आपको प्रॉफिट हुआ, इसका आपको प्रॉफिट हुआ, इसका प्रॉफिट नहीं मिला, इसका प्रॉफिट अभी तक नहीं कमाए हैं आप। ये है अनसर्टिफाइड, ये है सर्टिफाइड, ये बिक गया, ये है सर्टिफाइड, बिक गया सर्टिफाइड। तो इसका कॉस्ट कितना होगा ये बताइए आप, इसका कॉस्ट कितना होगा, कितने ये बताइए। तो सर हमको टोटल कॉस्ट पता है, टोटल कॉस्ट दोनों पेन का पता है सर, हम लोग को दोनों पेन का कॉस्ट पता है। उसमें से सर एक पेन नहीं बिका, उसका कॉस्ट है 10 रुपया। तो जब इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा, इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा तो आ जाएगा 10 रुपया। तो एक पेन का कॉस्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा सर। ये 2 पेन का कॉस्ट है, ये एक पेन का कॉस्ट है जो नहीं बिका सर, ये 2 पेन का कॉस्ट है जितना हम बनाए सर, ये जो है वो एक पेन का कॉस्ट है जो नहीं बिका। तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा, 2 पेन में से एक पेन माइनस कर दिया जाएगा तो एक पेन का ही तो कॉस्ट आएगा, और एक पेन का कॉस्ट और उसका प्रॉफिट, एक पेन का कॉस्ट उसका प्रॉफिट, यानी 5 रुपया का प्रॉफिट। और ऐसे भी आप कंप्यूट करिएगा 25 - 20 तो 5 रुपया का ही प्रॉफिट आएगा। आप पूरा का पूरा इस चीज को पकड़ लिए। हम चाहते हैं आप एक्सपर्ट बने, इसलिए हम समय लगा रहे हैं, जो है इसी पे है। अगर इस पर आप दिमाग लगा लिए ना तो सच मानिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आपको कोई हिला नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मक्खन बन जाएगा, मक्खन, समझ में रहा है ना। और इसी में ही दिक्कत होता है। और मैक्स जहां से क्वेश्चन हल्का सा ना ये घुमाया क्वेश्चन तो बस बच्चा लोग का हालत खराब हो जाता है। सर वर्क सर्टिफाइड क्या होगा, अनसर्टिफाइड क्या हो जाएगा, मतलब उल्टा फुल्टा मन में आ जाता है। बहुत को तो लगता है कि वर्क जो अनसर्टिफाइड है उसका मतलब काम हुआ ही नहीं, मतलब ये पिलर काम हुआ ही नहीं। अरे भाई वर्क अनसर्टिफाइड ये नहीं है, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड दोनों कंप्लीटेशन में से ही होता है। काम कंप्लीट हुआ, काम कंप्लीट हुआ, जो पर्सन को हम लोग काम कंप्लीट हो गया सर्टिफाइड कर दिए, बेच दिए। जैसे कि बताइए, एक बात बताइए, सेल मतलब बन गया है तो सेल। क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक मतलब कि काम नहीं हुआ है। हाँ बताइए ना, क्लोजिंग स्टॉक मतलब काम नहीं हुआ है। नहीं सर काम हुआ है पर बिका नहीं है। गुड, तो बस यही समझिए कि काम हो गया बिक गया 4 लाख, काम हो गया बिक गया 4 लाख, काम हो गया पर बिका नहीं है 2 लाख। बस इतना ही समझिएगा। ये दोनों का दोनों आउट ऑफ काम हो गया, ये दोनों का दोनों जो है वो आउट ऑफ काम हो गया। तो दोनों का दोनों का मतलब ये हुआ कि सर काम हो गया है, काम हो गया उसमें से बिक गया, इसका वैल्यूएशन 4 लाख है। और जो काम हो गया पर अभी तक बिका नहीं है, उसको अभी तक कंप्लीट नहीं, उसको बोल लीजिए अभी तक सर्टिफाइड नहीं किया गया है, उसको हम लोग बोलेंगे 2 लाख। ये दोनों का दोनों क्वेश्चन में आपको बता देगा। पर कभी कभी
टेक्निक देता है कैलकुलेट करने का, फंस जाता है बच्चा लोग। तो इसको आप सीखे रहेंगे तो आप कर लीजिएगा। आप प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं? आप सुपर बच्चे हैं, आप बहुत ज़्यादा सुपर बच्चे हैं, आप प्रॉफिट ऐसे नहीं निकालिएगा 4 लाख प्लस 2 लाख माइनस 5 लाख 1 लाख। आप निकालिएगा प्रॉफिट ऐसे, आप प्रॉफिट निकालिएगा ऐसे कि 4 लाख का सेल हुआ है, 4 लाख का सेल हुआ है, 4 लाख का वर्क सर्टिफाइड है, तो इसका कॉस्ट कितना होगा, इसका कॉस्ट कितना होगा? तो भाई 5 लाख टोटल काम का कॉस्ट है, ये काम हुआ ही नहीं सर्टिफाइड, तो भाई इसको माइनस करो। तो 5 में से 2 माइनस कर दीजिएगा 3, तो 3 रुपया जो कॉस्ट आया है इस सेल का आया, 3 रुपया जो कॉस्ट आया है इस सेल अमाउंट का आया। 4 लाख का जो कॉस्ट आया 3 रुपया, समझ में आ रहा है ना? तो 3 कॉस्ट सेल कितना 4, 1 लाख का प्रॉफिट। समझे क्या? आपको मन आप दोनों ऐड करके ये माइनस कर लीजिएगा। एग्जाम में आपको ऐसे ही करना होगा फास्ट के लिए, ठीक है ना? आपको वो भी ध्यान रखना है। होप कि आपको हम समझा पाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? ओके, चलिए आइए कुछ अब इसके थ्योरी लिख लीजिए वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड के बारे में। जल्दी जल्दी आइए। लिखिए, पहले लिख लीजिए पॉइंट नंबर 1 2 3 4 होगा ना? चलिए 4 डाल दीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट में आएगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। सबसे पहला आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आएगा पॉइंट में। क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस? लिखिए, इट इज अ म्यूचुअली agreed consideration for the execution of work under contract as per specification, as per specification, as per specification। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या होता है? जो 10 लाख डील हुआ यहाँ पर, वो क्या था? ये क्या था? एक तरह से कंसिडरेशन था ना। ये भाई साहब को बिल्डिंग बना के हम लोग दे देंगे, तो ये क्या देंगे? ये क्या देंगे सर? ये कंसिडरेशन देगा। तो इनको बिल्डिंग दिए, तो ये क्या दिए? ये रिटर्न में क्या दिए सर? पैसा दिए। दैट इज अ कंसिडरेशन। ठीक है ना? ओके ओके, आइए नेक्स्ट। बी नंबर पॉइंट डाल लीजिए, वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड 1 नंबर डालिए इसका पॉइंट। वर्क सर्टिफाइड is the value of work completed by contractor and certified by contracting, certified by contracting। ठीक है, दूसरा डाल दीजिए। वर्क सर्टिफाइड is always on the basis of on the basis of sale, on the basis of sale। work certified is
इंक्लूड प्रॉफिट, बिकॉज ये सेल होता है ना, बताए थे ना, ये सेल होता है तो इसके अंदर प्रॉफिट भी होगा, इसी के अंदर प्रॉफिट होगा। वर्क अनसर्टिफाइड के अंदर प्रॉफिट नहीं होता, ठीक है ना। और जो हम लोग कैश जो देते हैं ना, जो कॉन्ट्रैक्टी कैश देगा कॉन्ट्रैक्टर को, वो किस बेसिस पे देगा? वर्क सर्टिफाइड के बेसिस पे दे देगा। यानी कि 4 लाख का वर्क सर्टिफाइड हो गया तो इस बेसिस पर कैश दे देगा वो, ठीक है, 4 लाख दे देगा। तो कैश इज रिलीज्ड, कैश इज रिलीज्ड, सॉरी स्पेलिंग गलत है, कैश इज रिलीज्ड बाय contractee, cash is released by contractee on the basis of work certified, on the basis of work certified। यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर, यहाँ तक समझ में आ गया। लिख लीजिए जल्दी से। वर्क सर्टिफाइड क्या क्या है? वर्क सर्टिफाइड इज द वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर, एंड सर्टिफाइड कौन करता है? कॉन्ट्रैक्टी। सर आप तो बोले थे आर्किटेक्ट करता है। अरे भाई, तो आर्किटेक्ट को कौन बुलाता है? कॉन्ट्रैक्ट ही ना बुलाता है, उसको ज्ञान नहीं है। अगर तुमको ज्ञान है तो तुम ही जाकर सर्टिफाइड कर दो। वर्क सर्टिफाइड इज ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ सेल, बात सही है। वर्क सर्टिफाइड इंक्लूड्स प्रॉफिट, सेल है तो प्रॉफिट भी होगा, और जो कैश रिलीज होगा कॉन्ट्रैक्टी द्वारा वो ऑन द बेसिस ऑफ वर्क सर्टिफाइड होगा। तो दिमाग में खाली तुमको एक ही चीज बिठाना है कि वर्क सर्टिफाइड मतलब सेल। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, भूलो मत, वर्क सर्टिफाइड मतलब सेल, ठीक है ना। बस खाली वो जो अभी कुछ देर पहले एक एग्जांपल लिए थे ना, बस उसी को दिमाग में बैठा लो, उसका देखिएगा चैप्टर आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। आइए दूसरा में लिखिए अब। पॉइंट नंबर ए हो गया, बी हो गया, सी डाल दीजिए। क्या डालिएगा? सी। वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड क्या होता है? वर्क अनसर्टिफाइड वो लिख लीजिए। वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड is a cost, is a cost of work done। कॉस्ट है ना, ये कॉस्ट रहता है, ये क्लोजिंग स्टॉक आप मान लीजिए इसको। वर्क सर्टिफाइड इज अ कॉस्ट ऑफ वर्क डन, कॉस्ट है। यहाँ पर देखिए क्या लिखे थे? वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड, पर यहाँ लिखे हैं कॉस्ट ऑफ वर्क डन बाय, कौन करता है ये? कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है ना। एंड अनसर्टिफाइड बाई, एंड बताइए, एंड अनसर्टिफाइड बाई, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, नॉट सर्टिफाइड बाई कॉन्ट्रैक्टिंग, नॉट सर्टिफाइड बाई कॉन्ट्रैक्टिंग। समझे कि नहीं समझे? ये क्या था? वर्क सर्टिफाइड बाय द वर्क कंप्लीटेड एंड सर्टिफाइड बाय द कॉन्ट्रैक्टी, ये कॉस्ट ऑफ वर्क डन बाय द कॉन्ट्रैक्टर एंड नॉट सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्टी। अच्छा, वर्क सर्टिफाइड इज ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ सेल था, पर वर्क जो अनसर्टिफाइड है वो किस बेसिस पे होगा? जरा बताइए बताइए बताइए। ये सेल पे था, ये किस पे था? सेल पे था। और वर्क अनसर्टिफाइड किस बेसिस पे होगा? बोलिए बोलिए सर। कॉस्ट बेसिस पर। हाँ गुड। वर्क अनसर्टिफाइड is always on the basis of cost, ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखिएगा कॉस्ट पे होता है। 3 नंबर, वर्क सर्टिफाइड इंक्लूड प्रॉफिट, क्या ये प्रॉफिट इंक्लूड करता है? जरा बताइए। हाँ नहीं सर, इट डज नॉट इंक्लूड, इट डज नॉट इंक्लूड एनी प्रॉफिट, इट डज नॉट इंक्लूड एनी प्रॉफिट, इट डज नॉट इंक्लूड एनी प्रॉफिट, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि वर्क नॉट येट कंप्लीटेड, वर्क, यहां पर नॉट मिस हो गया, नॉट
yet completed by the contractor doesn't mean work uncertified. वर्क नॉट येट कंप्लीटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर, इसका मतलब ये नहीं है कि वर्क अनसर्टिफाइड है। काम नहीं हुआ तो वर्क अनसर्टिफाइड नहीं है, ठीक है ना। काम हो गया है उसमें से सर्टिफाइड नहीं होता है तो हम लोग बोलते हैं वर्क अनसर्टिफाइड। यहाँ तक क्लियर है? बोलिएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के बारे में बता दिया गया, वर्क सर्टिफाइड के बारे में बता दिया गया, वर्क अनसर्टिफाइड के बारे में बता दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट था वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड, ठीक है। फिर देखिए पेमेंट से रिलेटेड दो पॉइंट है मेरे पास। पेमेंट से रिलेटेड दो पॉइंट है, एक को हम लोग बोलते हैं रिग्रेसिव, एक को बोलते हैं हम लोग प्रोग्रेस पेमेंट। क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोग्रेस पेमेंट। क्या होता है प्रोग्रेस पेमेंट? नोट कर लीजिएगा। पेमेंट रिसीव बाय द contractor during the contract या फिर बोल सकते हैं और प्रोग्रेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट during the contract या progress of contract is known as progress payment। मतलब सर, मतलब ये हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, जैसे कि ये था ना, कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, कुछ काम सर्टिफाइड हो गया, कुछ काम क्या हो गया? सर्टिफाइड हो गया, पेमेंट कर दिए। कुछ काम सर्टिफाइड हो गया, फिर पेमेंट कर दिए, फिर सर्टिफाइड हो गया, पेमेंट हो गया। मतलब सर्टिफाइड होते जा रहा है, पेमेंट करते चल जा रहा है। सर्टिफाइड 4 लाख का हो गया, पेमेंट कर दिए। सर्टिफाइड 4 लाख का हो गया, पेमेंट कर दिए। दैट इज द प्रोग्रेसिव समझा पेमेंट। इसको हम लोग प्रोग्रेस पेमेंट करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग प्रोग्रेस पेमेंट करते हैं। चलिए एक और पेमेंट है, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर ई में आ जाइए। उसको बोलते हैं रिटेंशन मनी। उसको ध्यान समझिएगा, रिटेंशन मनी। क्वेश्चन में रिटेंशन मनी के बारे में बहुत बार बोलता है। रिटेंशन मनी, ई नंबर पॉइंट, रिटेंशन मनी। क्या होता है रिटेंशन मनी? समझिएगा। एक्चुअली होता क्या है जो कॉन्ट्रैक्टी होता है बहुत चालाक होता है। कॉन्ट्रैक्टी जो होता है वो बहुत चालाक होता है। मान लीजिए वर्क सर्टिफाइड हो गया, 4 लाख का आर्किटेक्ट भी आके बोल दिया भाई 4 लाख का वर्क सर्टिफाइड तो हो गया है, ओके है, अब कुछ नहीं हो सकता। फिर भी कॉन्ट्रैक्टी पूरा पेमेंट नहीं करता, और 4 लाख का तो सर्टिफाइड हो गया, फिर भी 3 लाख ले लीजिए, कल को बिल्डिंग गिर गया तो, कल को फिर से दीवार गिर गया तो, पिलर गिर गया तो, सर्टिफाइड हो गया, आर्किटेक्ट बोला ओके है, सब फर्स्ट क्लास है। अब ये कुछ गिरने वाला बात नहीं है। जो गिरने वाला बात था उसको तो ऑलरेडी आर्किटेक्ट अनसर्टिफाइड कर दिया था। उसको बोला भाई अभी काम ये कंप्लीट नहीं है, उसको कंप्लीट करिए। उसको अनसर्टिफाइड बोलते हैं। काम हो गया पर अच्छा नहीं लगा, अनसर्टिफाइड, उसको सर्टिफाइड नहीं किया। पर बात यह है कि भाई कॉन्ट्रैक्टी फिर भी पेमेंट क्यों नहीं दे रहा है? अरे इसको डर है कहीं जो काम सर्टिफाइड भी हो गया वो कहीं गिर गया तो, वो काम ठीक से नहीं हुआ तो, लीकेज है तो, तरह तरह का इश्यूज है, समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ पैसा को रिटेन कर लेते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टी लिखते हैं, कॉन्ट्रैक्टी नेवर पे फुल अमाउंट of work certified to the contractor ठीक है, to the contractor। some portion is retained, सम पोर्शन क्या करता है, रिटेन कर लेता है। दैट इज नोन एज रिटेंशन मनी। दैट इज नोन एज
रिटेंशन मनी, इसको हम लोग रिटेंशन मनी बोलते हैं। आप समझे क्या? दैट इज नोन एज रिटेंशन मनी। यहाँ तक क्लियर है रिटेंशन मनी क्या होता है? चलिए लिखिए जल्दी से। हो गया? तो सर क्या रिटेंशन मनी कभी पे ही नहीं किया जाएगा? क्यों नहीं किया जाएगा? रिटेंशन मनी पे तो किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब 4 लाख का काम हो गया है तो 3 लाख ही पे किया, 1 लाख कभी पे नहीं करेगा, उसको 4 लाख तो पे करना ही पड़ेगा। तो सर कब पे करेगा? तो लिख लीजिए ना, रिटेंशन मनी विल बी पेड बाई कॉन्ट्रैक्टी when he convinced that there is no default in work। वर्क डन मतलब रिटेंशन मनी कब पे करेगा? जब वो कन्विंस्ड हो जाएगा कि भाई अब कोई डिफॉल्ट नहीं है काम में, तो भाई पे कर दो। जब वो संतुष्ट हो जाएगा कि आपके काम में डिफॉल्ट नहीं है तो वो पे कर देगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है पूरा? आपको कहानी पूरा समझ में आया? वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, प्रोग्रेस पेमेंट, रिटेंशन मनी, हाँ पूरा कहानी क्लियर है यहाँ तक ना? चलिए आइए सर हम लोग इसमें कैसे अकाउंटिंग करते हैं, उसके लिए क्या कैसे क्या करते हैं, उसके लिए आपको हम स्टेप दे रहे हैं। वो स्टेप को आप फॉलो करिए, बस आपका काम हो जाएगा। अब ये समझ लीजिए और उस स्टेप को फॉलो करिए। आइए मेरे साथ साथ स्टेप को फॉलो करिएगा। लिखिए, 4 था ना, 5 नंबर डाल दीजिए। लिखिएगा स्टेप्स। पहला में डालिए कैलकुलेशन कॉस्ट इनकर्ड। दूसरा, कैलकुलेशन ऑफ नोशनल, नेशनल नहीं, नोशनल प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ नोशनल प्रॉफिट। तीसरा, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू रिजर्व अकाउंट। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू रिजर्व अकाउंट, WIP एंड कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। ठीक है ना, WIP एंड कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, WIP एंड कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। चलिए बस इतना सही है। अच्छा, इससे पहले एक डाल दीजिएगा वैल्यूएशन ऑफ WIP। पहले वैल्यूएशन ऑफ WIP, फिर आप डालिएगा कैलकुलेशन मत लिखिए, WIP एंड कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ WIP देन WIP एंड कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। आपका जो मुद्दा वाला बात है ये यहाँ तक है, मुद्दा वाला बात यहाँ तक है। मेन चीज़ आपका यहाँ पर है। ये 3 चीज़ के ऊपर आप देखो ज़्यादा फोकस करना है। बेसिक चीज़ है ये, बेसिक चीज़ है। तो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट इनकर्ड, कैलकुलेशन ऑफ नॉशनल प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट टू द ट्रांसफर, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू द रिजर्व, उसके बाद वैल्यूएशन WIP एंड कॉन्ट्रैक्टी। चलिए आइए आपको हम सिखाते हैं स्टेप्स। सर कितना देर और पढ़ाइएगा? करिए ना बाबा, कोई दिक्कत है क्या आपको?
देखिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ये कौन बनाता है? इन द बुक ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। सर ये तो अकाउंट बना रहे हैं। हाँ तो अकाउंट के तरह ही तो है, तो अकाउंट्स के तरह ही है, अकाउंट्स के तरह ही है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ये पर्टिकुलर, ये अपना अमाउंट, ये पर्टिकुलर, ये अपना अमाउंट, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले मान लीजिए कि आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, फर्स्ट ईयर का है मान लीजिए, हम लोग से वही फर्स्ट ईयर का बनाना सीखेंगे। मतलब अभी देखिए कॉन्ट्रैक्ट तो हम लोग को 2 साल 3 साल 4 साल लग जाएगा ना करते करते, तो हम लोग को 3-4 साल बनाना वाला सीखना है। पहले हम लोग फर्स्ट ईयर का तो सीख रहे हैं, पहले फर्स्ट ईयर कैसे बनता है, फिर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर सीखेंगे ना। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर निकालना सीखेंगे कि फर्स्ट ईयर में काम चालू किए तो कैसे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग करते हैं। चाहिए तो एक बात बताइए, आप भी सोच के बताइए कि पहला स्टेप में क्या बोला हुआ है, जरा बताइए। कॉस्ट पता करो, कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट पता करो। तो आप कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट बताइएगा। अब कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट क्या होगा कि आप एक बिल्डिंग बनाना चालू किए, तो बिल्डिंग बनाना चालू करेंगे तो क्या लगेगा भाई? पहले तो मटेरियल लगेगा ना, मटेरियल लगेगा कि लगेगा? आप मटेरियल सीमेंट बालू वहाँ लेके गए, सपोज मान लीजिए कि 1 लाख का सीमेंट बालू लेके गए, बोलिए ना हाँ या ना। तो मटेरियल लगा, फिर वहाँ पर लेबर लेके गए होंगे, वेजेस आपका 50,000 का लग गया। फिर मान लीजिए कि कुछ आपका ओवरहेड लगा, कुछ और भी एक्सपेंसेस लगा 40,000 का। कुछ मान लीजिए मैनेजर का सैलरी लगा 10,000 का, मैनेजर था वहाँ पर, वर्क मैनेजर था, वो देख रहा था साइट पर, ठीक है ना। कुछ मान लीजिए आप अपना ऑफिस खोल के रखे हैं, उसका भी तो खर्चा यहाँ चार्ज करिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन और एक्सपेंसेस। अरे ऑफिस आप खोल कर रखे हैं ना, एक ऑफिस खोल कर रखा रहता है, तो ऑफिस का खर्चा कहाँ चार्ज करिएगा? तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पर चार्ज करिएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस मान लीजिए था 50,000 रुपया, तो बस खर्चा इतना ही लगा। तो टोटल खर्चा कितना लगा जरा जोड़ के बताइए, टोटल खर्चा कितना लगा जरा जोड़ के बताइए। सर 1,50,000, 2 लाख, 2,50,000। तो 2 लाख जो 50,000 जो आपका खर्चा लगा बाई बैलेंस सीडी बोल लीजिए, या फिर आप बोल सकते हैं कॉस्ट इनकर्ड। बाई बैलेंस सीडी, सो क्या बोलेंगे? कॉस्ट, ठीक है ना। सो क्या बोलेंगे? कॉस्ट। अब ये कॉस्ट कितना लगा जरा बताइए? 2,50,000 ना, हाँ या ना? अरे भाई 1,50,000, 50,000, 2,50,000, तो 2,50,000 ये कॉस्ट लगा आपका। अब ये कॉस्ट को जानते हैं क्या करेंगे? इस कॉस्ट को क्या करेंगे? पहला वाला काम स्टेप पूरा हो गया, पहला स्टेप में क्या निकालना था? कॉस्ट। तो सर जो क्वेश्चन में कॉस्ट दिया रहेगा बस वो लिखते चल जाएंगे जी हाँ, फिर उसको आप पता कर लीजिए टोटल कॉस्ट कितना लगा। तो ये आपका कॉस्ट इनकर्ड है, 2,50,000 का कॉस्ट इनकर्ड लगा। दूसरा चीज़ क्या बताइए? नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट के बारे में आपको हम बता दिए हैं, ये वाला जो स्टेप है ना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो इसी में हम लोग करते चले जाते हैं, अलग से नहीं करते हम लोग, नहीं, इसी पूरा एक ही फॉर्मेट बनेगा, एक ही फॉर्मेट में हम लोग पूरा करते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सीडी जो है इसको आप बीडी बना लीजिए, बाई बैलेंस बीडी। कॉस्ट कितना था जरा बताइए? 2,50,000 का कॉस्ट, बिल्कुल वही जो आपको सिखाए थे हम। अब क्वेश्चन आपको बताएगा कि वर्क सर्टिफाइड कितना है, क्वेश्चन आपको बताएगा वर्क सर्टिफाइड कितना है। क्वेश्चन जो बताएगा कि भाई आपका वर्क सर्टिफाइड है 2 लाख का, 2 लाख का वर्क सर्टिफाइड है। क्वेश्चन ही बताएगा आपको कि वर्क सर्टिफाइड जो है वो है 60,000 का, वह है 60,000 का। तो आप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों हो, वर्क सर्टिफाइड हम लिख दे रहे हैं पूरा, वर्क सर्टिफाइड, और ये वर्क अनसर्टिफाइड। सर ओ सर क्या?
तो सर कॉस्ट एक बार फिर से बताइए ना, कॉस्ट एक बार क्वेश्चन में दे देगा, हाँ कॉस्ट क्वेश्चन में दे देगा, सारा कॉस्ट को ऐड करके सीडी कर देंगे, हाँ, फिर सीडी को बीडी करेंगे, हाँ, फिर सर वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड क्वेश्चन बता देगा, हाँ, ये दोनों का दोनों क्वेश्चन बताएगा। और ये वाला प्रोसेस में तो आपको प्रॉफिट निकालना हम बताए थे ना, कैसे निकालते हैं प्रॉफिट, थोड़ा दिमाग लगाइए। तो ये 2 लाख सेल हुआ, इसका आपको प्रॉफिट बताना है। ये 2 लाख सेल हुआ ना, ये सेल है, ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये सेल है, ये क्लोजिंग स्टॉक है, याद आ रहा है? हाँ सर, ये सेल है, ये क्लोजिंग स्टॉक है। तो इसका कॉस्ट बता दीजिए। सर 2,50,000 जो कॉस्ट है ये टोटल का है, टोटल का है। उसमें से सेल सिर्फ 2 लाख का ही हुआ है, 6 लाख का काम अभी तक हम लोग सर्टिफाइड किए ही नहीं है, अनसर्टिफाइड है। तो ये काम करिए, इसमें से इस कॉस्ट को माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 1,90,000। 1,90,000 को आप 2 लाख में बेच दिए, 10,000 का प्रॉफिट। समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो डायरेक्ट ही कर लीजिए, 2,60,000 माइनस 2,50,000 तो आ जाएगा आपका नोशनल प्रॉफिट। इसी को बोलते हैं हम लोग नोशनल प्रॉफिट। अच्छा सर, इसका नाम नोशनल क्यों पड़ा? देखिए, नोशनल मतलब क्या हुआ? नोशनल प्रॉफिट का मतलब ये हुआ कि ये प्रॉफिट एक हाइपोथेटिकल है, कंफर्म नहीं है। अब ये जो 10,000 प्रॉफिट है एक तरह से हम लोग कंप्यूट किए हैं, एक्यूरेट प्रॉफिट नहीं है। हम लोग ये वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड एक वैल्यूअर को बुलाकर कंप्यूट किए, ठीक है ना। ये कंफर्म नहीं ना है कि भाई ये कि एकदम यही प्रॉफिट ही होगा, तो दैट इज अ नोशनल प्रॉफिट, ठीक है ना। अब थर्ड स्टेप बताइए क्या होगा? थर्ड स्टेप में सर प्रॉफिट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्या ट्रांसफर कर दिया जाएगा? प्रॉफिट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये नोशनल प्रॉफिट है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट को जो है रिजर्व में और प्रॉफिट में ट्रांसफर करते हैं। देखिए, नोशनल प्रॉफिट को आप यहाँ पर वापस बैलेंसिंग फिगर करिए। नोशनल प्रॉफिट को ये जो बैलेंसिंग फिगर आया था, ये बैलेंसिंग फिगर आया, ये भी बैलेंसिंग फिगर आया था। ये बैलेंसिंग फिगर को यहाँ ट्रांसफर किए, हाँ सर कर लिए 10,000 का। अब इसमें से आपको करना क्या होगा? इसमें से आपको कुछ पैसा को पीएल में ट्रांसफर करना होगा, कुछ पैसा को रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा। पीएल में मतलब पीएल में ट्रांसफर कर देंगे मतलब कि अब शेयर होल्डरों को मिल जाएगा। पीएल में ट्रांसफर करेंगे तो कुछ पैसा जो अगर पीएल में ट्रांसफर कर देंगे तो शेयर होल्डर को मिल जाएगा, और कुछ पैसा को रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है। सर ये 10 लाख रुपया अगर हम लोग कमा लिए हैं, कॉन्ट्रैक्टर कमा लिया है, तो कॉन्ट्रैक्टर इस पैसा को आपस में शेयर होल्डर को दे दे। ये लोग शेयर होल्डर हैं, 10,10,000 रुपया दे दे, प्रॉफिट तो कमा ही लिया ना। अभी तो आपको समझाया मेरे प्यारे बच्चों, ये 10,000 जो है हाइपोथेटिकल, कंफर्म नहीं है। हो सकता है कि कल को ये 10,000 रुपया जो है इसमें से कुछ खर्चा और बढ़ जाए, तो हम लोग प्रॉफिट बांट नहीं सकते। 10,000 ऐसे मत सोचिए कि प्रॉफिट एकदम कंफर्म प्रॉफिट हो गया बांट दें। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 10,000 में से शेयर होल्डर को भी तो खुश करना है, तो 10,000 में से कुछ पैसा पीएल में डाल देते हैं जो कि शेयर होल्डर को मिल जाएगा। कुछ पैसा को रिजर्व में रखते हैं कि हो सकता है कि काम कर रहे हैं कहीं पैसा का जरूरत पड़ गया, तो इसीलिए सारा पैसा को हम लोग शेयर होल्डर को नहीं देते, कुछ पैसा को रिजर्व कर लेते हैं। सारा पैसा को हम लोग पीएल में नहीं डालते, कुछ पैसा को रिजर्व कर लेते हैं। क्लियर है? हाँ सर। तो सर बताइए पीएल में कितना ट्रांसफर करेंगे और रिजर्व में कितना ट्रांसफर करेंगे? यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चीज़ का। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। फर्स्ट मोस्ट ये था वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। सर ये तो बोल रहा है क्वेश्चन ने बता देगा। सर मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ने बता देगा, पर थोड़ा थोड़ा ना कभी कभी क्वेश्चन घुमा देता है, तो इसको समझना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ ये जो अभी हम बात करने वाले हैं कि पीएल में और रिजर्व में कितना जाएगा, पीएल में और रिजर्व में कितना जाएगा, ये आपको सीखना होगा। यानी पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 चल रहा है, वो आपको सीखना होगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग ये वाला जो है वो नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे। ये दोनों नेक्स्ट क्लास में होगा, ये वाला आज के क्लास में हम लोग कर लेंगे। चलिए आइए सिखाते हैं आपको। लिखिए, ये प्रॉफिट, हेडिंग डाल दीजिए प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट on the basis of DOC। सर DOC मतलब डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन। DOC डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन।
जो भी हम लोग प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे वो डिपेंड करता है डीओ से, डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन का बेसिस पर। चलिए डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन कैसे निकलता है, आइए। डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन जिसको हम लोग डीओसी बोलते हैं, वो कैसे निकलता है? वो निकलता है वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100। अच्छा सर, यानी कि आप जो बता रहे थे शुरू में कि 4 लाख का काम वर्क सर्टिफाइड हो गया है आउट ऑफ 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से, तो जो आप बताए थे कि 40% काम हो गया है, 40% काम हो गया वही डीओसी है। हाँ, हिंदी में बोलते हैं कि 40% काम हो गया, इंग्लिश में बोलेंगे डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन। आउट ऑफ 4 लाख, देखिए ना भाई, 4 लाख का काम हो गया ना आउट ऑफ 10 लाख, परसेंटेज में निकालिएगा तो कितना आएगा? 40 आएगा कि नहीं आएगा? तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से जितना वर्क सर्टिफाइड हो जाता है उसी को बोलते हैं डीओसी। तो डीओसी आपका कितना परसेंट आ जाएगा, समझ में आ रहा है? ये मेरे एग्जांपल में वो 40% था, तो ये 40% डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन हो गया। क्लियर है? इसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन। तो इसी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ डीओसी। अब आप समझिए, लिखिए, यहां पर लिख लीजिए डीओसी और यहां लिखिए प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पीएल। अगर आपका जो डीओसी है अप टू 24.99%, ध्यान सुनिएगा, अगर आपका डीओसी निकालें और 24.99% आया, कितना आया? 24.99% आया। डीओसी निकालें और आपका कितना आ रहा है? 24.99% आ रहा है, अप टू 24.99, यानी 1 आया, 2 आया, 24.99 से 24.99% आया, तो प्रॉफिट में कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा। आप आंसर दीजिएगा, हम आंसर नहीं देंगे इस सम्स का, ये एग्जाम्पल का आप आंसर दीजिएगा कि इसमें पीएल में कितना ट्रांसफर होगा और रिजर्व बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। इसमें से पीएल में कितना ट्रांसफर होगा, रिजर्व जो है वो बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। तो पीएल में कितना ट्रांसफर होगा वो आप बताइएगा। अगर आपका डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन 24.99% तक है तो कुछ भी पीएल में ट्रांसफर नहीं होगा, अच्छा सर, समझ गया। 25% से लेकर, ठीक है ना, 25% से लेकर 49.99% तक अगर आपका डीओसी आया तो 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट एंड कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। आपको फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव बाई वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड कितना हुआ है और कैश रिसीव कितना हुआ है, समझ में आ रहा है ना? इसको बोलते हैं कैश रिसीव रेशियो। वर्क सर्टिफाइड के बेसिस पे ही तो कैश रिसीव होता है ना, तो वर्क सर्टिफाइड के बेसिस पे ही तो कैश रिसीव होता है ना, तो बस उसी बेसिस पर हम लोग ये सॉल्व करेंगे। बात समझ में आया? अगर आपका 50% से लेकर 89.99%, जरा बताइएगा, 89.99% आया तो हम लोग लेंगे कितना? 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड। तो वापस से मेरे को रिपीट करिए, मेरे साथ साथ बताइए। 24.99% तक आया तो नील, 25 से लेकर 49.99% तक आया तो क्या हो जाएगा? 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड। अगर आपका 50% से लेकर 89.99% तक आया डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन तो 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट। सर अगर 90% आया तो, 90% के ऊपर आया तो, मोर देन आया तो बाद में, सर बाद में, हाँ बाद में बताएंगे, ये अलग टॉपिक है।
ये अपना में ही अलग टॉपिक है, 90% से ऊपर हो जाता है तो ये बाद में बताया जाएगा आपको, ये अलग टॉपिक है। होप कि आपको ये समझ में आया। चलिए खुद से ये कैलकुलेट करिए, तो ये यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, खुद से बताइए, आप मेरे को खुद से बताइए, खुद से बताइए, इसके से बताइए, बताइए डीओसी कितना होगा, पहले डीओसी निकालना होगा ना, डीओसी बताइए। तो डीओसी कैसे निकलता है, डीओसी से निकलता है वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, सीपी, वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। वर्क सर्टिफाइड कितना था सर, 2 लाख था सर। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बताइए, सपोज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10 लाख था, चलिए 20 लाख कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 20 लाख था, ठीक है ना। तो कितना परसेंट आ जाएगा सर, 10% आ जाएगा, आएगा ना 10%, नहीं आएगा 10%, 5 1 0 1 0 गया, कितना आ जाएगा, 10% तो आया, हाँ तो 10% आया, 10% आया, 10% आया। तो 10% आया तो बताइए, अगर डीओसी आपका 10% आता है तो प्रॉफिट कितना ट्रांसफर होता है सर। डीओसी अगर 10% आया यानी कि 24.99 से कम है तो प्रॉफिट में कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा, प्रॉफिट में कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा, जीरो ट्रांसफर होगा, सारा का सारा रिजर्व में चला जाएगा, सारा का सारा रिजर्व में चला जाएगा, यानी कि शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं देंगे। अब सब लॉजिक भी है ना, आप सोचिए ना, 25% ही सब काम हुआ है तो अब क्या सिर्फ क्या आप शेयर होल्डर को दीजिएगा, आप शेयर होल्डर को क्या बांटिएगा, सारा पैसा अपने पास ही रखिए। 25% काम हुआ, टूटा फूटा तो फिर रिपेयर करना पड़ेगा, 25% से ऊपर काम हुआ तब कुछ शेयर होल्डर को दे दीजिए, फिर और ज़्यादा हो गया तो और ज़्यादा दीजिए। अब समझ में आ रहा, लॉजिकली सही है, ये क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर यहाँ तक क्लियर है, तो समझ में आया कैसे करते हैं हम लोग, हाँ ओके। तो ये खुद ही क्या आ गया, ये खुद ही अपना डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन 10% आया तो प्रॉफिट हम लोग जीरो ट्रांसफर किए, सारा का पैसा कहाँ चला गया, रिजर्व में। तो इसी तरह का सम्स आपको एग्जाम में आएगा, इसी तरह का सम्स आपको मतलब कि इसी बेस पर आपको करना है। ये फर्स्ट ईयर का था, फिर हम लोग सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के बनाना सीखेंगे, नेक्स्ट ईयर का ही बनाना सीखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो पहले फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ये जो मटेरियल वाला है ना, मटेरियल वाला उसको थोड़ा ध्यान से करिएगा, मटेरियल में थोड़ा सा घुमाता है क्वेश्चन में ये पोर्शन मटेरियल को लेकर, तो इसके लिए आपको हम नोट करवाई दे रहे हैं। चलिए हो गया नहीं, ये सब लिख लिया ना पूरा, चलिए आइए लिख लीजिए। वर्किंग नोट फॉर मटेरियल, वर्किंग नोट फॉर मटेरियल, वर्किंग नोट फॉर मटेरियल, वर्किंग नोट फॉर मटेरियल, ठीक है। आपको जो ये कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए बोला जाएगा उसमें मटेरियल दिया जाएगा, तो ओपनिंग मटेरियल, ठीक है ना। आप समझिएगा, यहाँ समझिएगा, ओपनिंग मटेरियल, कुछ ना कुछ मटेरियल उसका ओपनिंग स्टॉक रहता है, मतलब ऑलरेडी वो साइट पर पड़ा हुआ है, साइट पर काम चल रहा है। अगर ओपनिंग है तो ओपनिंग मटेरियल एट साइट, तो आप क्या करिएगा, मान लीजिए कुछ और मटेरियल उस साइट पर लेकर आया गया, ठीक है, मान लीजिए कुछ न्यू मटेरियल आपके साइट पर लेकर आया गया, साइट मतलब प्रोजेक्ट, ठीक है ना। कुछ नया मटेरियल उस साइट पर क्या किया गया है, इशू किया गया है, चलिए इशू कर दीजिए। तो क्या करिएगा, ऐड कर दीजिएगा। पहले से ही साइट पर कुछ मटेरियल था, फिर कुछ मटेरियल आया तो ऐड कर दीजिएगा, हाँ या ना, बोलिए ना। कुछ मटेरियल उस साइट से लेकर आप चले गए तो उसको हटाना पड़ेगा ना। एक्चुअली मान लीजिए एक बोरा आप सीमेंट मंगाए, पहले से उस साइट पर पड़ा हुआ था जो कि यूज़ होने वाला है, एक बोरा और मंगा लिए, चलिए 2 बोरा और मंगा लिए, टोटल कितना बोरा हो गया, 3 बोरा हो गया। पर फिर क्या किया, इस साल के अंत तक उस साइट से एक बोरा को लेकर चले गए, तो एक्चुअली उस प्रोजेक्ट पर कितना बोरा लगा, एक जो पहले था, 2 मंगाए थे पर एक तो लेके चले गए, एक ही लगा यहाँ पर, यानी कि टोटल कितना लगा, 2 ही लगा। तो जो आपका क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा, क्लोजिंग मटेरियल जो बच जाएगा, क्लोजिंग मटेरियल जो बच जाएगा एट साइट, उसको क्या करिएगा, माइनस कर दीजिएगा, हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। मान लीजिए कुछ मटेरियल को आप, ये तो बच गया इसलिए माइनस किया, पर कुछ मटेरियल को आप वापस से अपने स्टोर में भेज दिए,
कॉन्ट्रैक्टर का अपना स्टोर होता है, मटेरियल को भी वो कभी कभी रखता है, तो वो अपना स्टोर में भेज दिए, तो ये भी साइट पर यूज नहीं हुआ। जो साइट पर यूज होगा वही हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, जो साइट पर यूज नहीं होगा उसको हम लोग हटा देंगे। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक बच गया वो भी हटा देंगे, या फिर आप रिटर्न कर दिए, रिटर्न टू बोल सकते हैं आप स्टोर, उसको भी हटा देंगे, ठीक है ना। रिटर्न टू स्टोर, स्टोर में रिटर्न कर दिए, उसको भी हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे। आप समझ रहे हैं क्या? नया मटेरियल लगाए, ऐड कर दिए, क्लोजिंग स्टॉक बचा रह गया, हटा दीजिए, रिटर्न टू स्टोर हो गया, उसको भी हटा दीजिए। अब मान लीजिए कि कुछ मटेरियल जो था वो साइट पर रखा गया था पर अनसुटेबल था, वो कोई काम का नहीं था। साइट पर रखा तो गया है पर कोई काम का नहीं है, तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। मटेरियल अनसुटेबल फॉर साइट, ठीक है ना, अनसुटेबल फॉर साइट। और लास्ट आप लिख लीजिए मटेरियल लॉस्ट ऑन साइट। मान लीजिए आप सोचिए आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिए, बिल्डिंग बनवाइए, वो एक बोल सकते हैं रॉड कटर ला कर रखा था साइट पे, ठीक है ना, साइट पर रखा हुआ है रॉड कटर, आपका काम हो रहा है, ठीक है। अब वो रॉड कटर वहां से चोरी हो गया, वहां रखा था, फिर वो लोग लेबर लोग चला गया, सब लोग चला गया, सब सो गया अपना, अचानक सुबह को ढूंढ रहे हैं तो रॉड कटर है ही नहीं, चोरी हो गया। तो जो रॉड कटर चोरी हुआ तो क्या उसका पैसा आप भरिएगा कि वो कॉन्ट्रैक्टर भरेगा? आपका गलती था, बात समझ रहे हैं ना। तो जो भी मटेरियल लॉस्ट हो गया या फिर जो अनसुटेबल है, साइट के लिए जरूरी नहीं है, वो सारा हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो सर ऐड क्या करेंगे, बस जो मटेरियल इश्यू हुआ, जो मटेरियल अपने काम का नहीं है, उसको हम लोग साइट्स में नहीं रखते, उसको हम लोग माइनस करते हैं। उसके बाद जो आएगा उसको हम लोग कंप्यूट करेंगे, उसके बाद जो आएगा एक्चुअली मटेरियल कंज्यूम्ड बोलते हैं उसको, मटेरियल कंज्यूम बोलते हैं। तो मटेरियल वाला एक्चुअली जो आप मटेरियल इतना आसानी से नहीं देता, कभी कभी मटेरियल में घुमा देता है, इसलिए आपको ये ब्रेकअप दे दिया, क्योंकि स्टूडेंट्स का मन में ये क्वेश्चन रहता है, मटेरियल में ही गलती कर देते हैं, कभी मटेरियल को आप ऐड कर देते हैं, कभी मटेरियल ही में गलती हो जाता है। तो आपको पूरा एक बार डिस्क्राइब कर दिए कि मटेरियल में ध्यान दीजिएगा, मटेरियल में जो आपके साइट पर आएगा उसको ऐड करिएगा, जो आपका मतलब का नहीं है उसको माइनस कर दीजिएगा, और एक्चुअली प्रोजेक्ट में यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में मटेरियल कंज्यूम्ड ही आएगा, ठीक है। ओके सर, यहाँ तो हो गया ना। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 में, तो जल्दी से आइए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग एक्सपेंसेस वेयर इनकर्ड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट। मटेरियल परचेज कितना का किए हैं, 6 लाख सॉरी। मटेरियल ड्रॉन फ्रॉम स्टोर, मटेरियल आप लेकर आए, यानी कि देखिए मटेरियल आप परचेज कितना किए, 6 लाख का, मटेरियल लेकर कितना का आए हैं आप, 1 लाख का, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर देंगे ना, हाँ। वेजेस दिया हुआ है, प्लांट इशूड, प्लांट सर इशूड मतलब प्लांट लेकर आए हम लोग, साइट पर कितना का प्लांट लेकर आए, 75,000 का प्लांट लेकर आए। कुछ चार्जेबल एक्सपेंसेस है, कुछ अपोर्शन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सब कहाँ पर चार्ज हो जाएगा बताइए सर? सबका सब हम लोग चार्ज कर देंगे पीएल ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, ठीक है। आगे, द कॉन्ट्रैक्ट वाज ₹20 लाख, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बताइए सर। 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, एंड इट कमेंस्ड ऑन January 1, 2007, ठीक है, 1 जनवरी को चालू हुआ था। द वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड एंड सर्टिफाइड अप टू 30 November 2007 वाज 13 लाख। अब समझे क्या? द वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड एंड सर्टिफाइड, तो ये क्या है? द वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड एंड सर्टिफाइड, वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड एंड सर्टिफाइड ये क्या है? ये सर वर्क सर्टिफाइड है, कितना का? 13 लाख का। तो वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड एंड सर्टिफाइड, ठीक है ना, 30 नवंबर तक, तो वो 13 लाख क्या है? वो वर्क सर्टिफाइड है। विच 10,40,000 वाज रिसीव इन कैश। ये 10,40,000 क्या है? ये 10,40,000 कैश रिसीव है। हम बताए थे ना आउट ऑफ वर्क सर्टिफाइड कैश दे दिया जाता है, तो ये कैश रिसीव्ड है, ठीक है। द बैलेंस बिंग हेल्ड बैक एज रिटेंशन मनी बाय द कॉन्ट्रैक्टी। सर 13 लाख रुपए का वर्क सर्टिफाइड हुआ, हाँ, उसमें से कॉन्ट्रैक्टी दिया कितना कॉन्ट्रैक्टर को? 10,40,000।
बाकी का 2,60,000 क्या किया, वो 2,60,000 रिटेन कर लिया, रिटेंशन मनी, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड सब्सिक्वेंट, ध्यान से सुनिएगा, वर्क पकड़िएगा, मीनिंग पकड़िएगा यहाँ पर। द वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड सब्सिक्वेंट टू द आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट, ठीक है ना, टू द आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट बट बिफोर 31 दिसंबर 2007 वाज 60,000। काम हो गया है पर सब्सिक्वेंट है, अभी बाकी है आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट का, काम हो गया है पर अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिला। क्या है ये, क्या है ये, क्या है ये? सर ये वर्क अनसर्टिफाइड है। तो वर्क सर्टिफाइड कितना था, 13 लाख, आपका वर्क अनसर्टिफाइड कितना है, 60,000। कैश रिसीव कितना हुआ है, 10,40,000। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, 20 लाख। समझ में आ रहा है ना। चलिए, देयर वाज ऑल्सो लाइंग ऑन साइट मटेरियल 40,000 का क्लोजिंग स्टॉक। देखिए ये आपके पास मटेरियल परचेज हुआ है, ये मटेरियल परचेज हुआ है, जो ही बोल लीजिए परचेज हुआ है। मटेरियल ड्रॉन फ्रॉम स्टोर, स्टोर से लेकर आया गया है, ठीक है, तो ऐड करिएगा, परचेज और स्टोर से जो आया है ऐड करिएगा। और दूसरा कि जब आपके पास मटेरियल साइड पर रह गया ना, इसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, तो इसको आप माइनस कर दीजिएगा, ठीक है, ओके। आगे, इट वॉज एस्टिमेटेड दैट द वैल्यू ऑफ प्लांट एज एट 31 दिसंबर वॉज 30,000। इसका भी सर कुछ करना है, हाँ इसका भी कुछ करना है, इसका हम बताते हैं आपको, ठीक है। चलिए पहले आप खुद से कॉस्ट इनकर्ड निकालिए, खुद से कॉस्ट इनकर्ड निकालिए, ट्राई करिए। चलिए आइए, सर करना क्या हम लोग को, प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाइए इन द बुक ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, चलिए सबसे पहले बताइए, मटेरियल परचेज किया है ना, तो मटेरियल परचेज कितना का मटेरियल परचेज किया आप, 6 लाख का। फिर मटेरियल कहाँ से आया आपका, सर मटेरियल ड्रॉन फ्रॉम स्टोर से आप कुछ मटेरियल लेकर आ गए, कितना का बताइए, सर 1 लाख का। चलिए फिर कुछ मटेरियल आपका बचा रह गया था ना, जरा बताइए ना, लास्ट में था ना कुछ मटेरियल बचा रह गया था, हाँ सर, तो उसको आप क्या करना होता है, इसको ऐड कर लीजिए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। कितना बचा रह गया था, कितना बचा रह गया था, सर बचा रह गया था 40,000 का ना। चलिए 40,000, तो बता दीजिए टोटल ऐड करके, 7 लाख माइनस 40,000, 6 लाख 60,000। 7 लाख 40,000 माइनस 40,000 कर दीजिएगा, 6 लाख 60,000। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या लगा, वेजेस लगा है ना, वेजेस बता दीजिए, वेजेस कितना है, सर वेजेस है 2,25,000, वेजेस है 2,25,000। उसके बाद सर, उसके बाद आपको बोल रहा है प्लांट इशूड। देखिए प्लांट के बारे में कुछ बात था, प्लांट आप साइट पर कितना लेकर आए बताइए ना। प्लांट सर 75,000 का लेकर आए। अब प्लांट जो साइट पर 75,000 का लेकर आए, ध्यान समझिएगा, साइट पर प्लांट आप 75,000 का लेकर आए, पर क्या 75,000 ही पूरा यूज हो गया, 75,000 अब लिखिएगा, हम लिखते, पर पूरा 75,000 यूज हो गया क्या, नहीं सर। लास्ट में बता रहा है कि प्लांट 31 दिसंबर 2007 को, ठीक है ना, प्लांट जो है 2007 को, इस साल के अंत में 30,000 का बचा रह गया था, तो एक्चुअली इस साल प्लांट कितना यूज हुआ, सर माइनस कर दीजिए 30,000, ठीक है ना, तो 45,000 यूज हुआ।
इस साल कितना यूज होगा, 45 ही यूज होगा ना। ओके सर। उसके बाद चार्जेबल एक्सपेंसेस 75,000 का है। चार्जेबल एक्सपेंसेस बता दीजिए 75,000। फिर आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बता दीजिए सर। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 25,000 का है। बस हो गया, कॉस्ट निकल गया, पहला स्टेप आपका हो गया। पहला स्टेप में तो कॉस्ट ही निकालना था ना, बस कॉस्ट निकाल लीजिए, बाय बैलेंस शीट ही कर दीजिए, बाय बैलेंस शीट ही कॉस्ट। बैलेंसिंग फिगर से आता है ये सब। बता दीजिए कितना आया, बता दीजिए जल्दी से। 6,60,000, 2,25,000, 45,000, 75,000 एंड 25,000। कितना आएगा, 10,30,000। कितना आएगा, 10,30,000। चलिए यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद ये कॉस्ट को क्या करते हैं, अब हम लोग सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं जरा बताइए। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में कॉस्ट निकाल लिए, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में हम लोग नोशनल प्रॉफिट निकालेंगे। तो बाई टू बैलेंस ईडी कर दीजिए, टू बैलेंस बीडी कर दीजिए, आई मीन कॉस्ट को 10,30,000, 10,30,000, 10,30,000, 10,30,000 है। चलिए वर्क सर्टिफाइड बताइएगा, वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड कितना है सर। वर्क सर्टिफाइड तो क्वेश्चन बताया था 13 लाख का, जी हाँ 13 लाख का वर्क सर्टिफाइड था। क्वेश्चन को आप लिख लीजिएगा। वर्क अनसर्टिफाइड कितना है, वर्क अनसर्टिफाइड कितना है, वर्क अनसर्टिफाइड कितना है सर। क्वेश्चन में वर्क अनसर्टिफाइड देखिए दिया हुआ था, द वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड सब्सिक्वेंट टू द आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट, मतलब सर्टिफिकेट का इंतजार कर रहा है। तो 60,000 क्या है, ये वर्क अनसर्टिफाइड है। तो आप दो तरह से काम कर सकते हैं, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, फिर इसको आप एडजस्ट करके देख लीजिए प्रॉफिट कितना आ रहा है। 3,30,000 का ऐसे भी कर सकते हैं, 13,60,000 माइनस डिवाइड बाई 10,30,000, 3,30,000। तो 3,30,000 का नोशनल प्रॉफिट है, नोशनल प्रॉफिट 3,30,000 का नोशनल प्रॉफिट। यह आएगा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, नोशनल प्रॉफिट को यहाँ ट्रांसफर करते हैं। अब हम लोग क्या करना है, पीएल में ट्रांसफर करना है। अब हम लोग क्या करना है, पीएल में ट्रांसफर करना है ना। तो नोशनल प्रॉफिट को यहाँ ट्रांसफर कर दिए, नोशनल प्रॉफिट को यहाँ ट्रांसफर कर दिए 3,30,000। यहाँ कर देंगे हम लोग पीएल और यहाँ कर देंगे हम लोग रिजर्व। अब क्वेश्चन ये है कि पीएल में कितना जाएगा और रिजर्व में कितना जाएगा, बस यही क्वेश्चन है। पीएल में कितना जाएगा, रिजर्व में कितना जाएगा, तो वो तो डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन बताएगा ना, वो तो डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन बताएगा। चलिए आइए डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन निकालते हैं। तो नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ डीओसी, कैलकुलेशन ऑफ डीओसी, डीओसी निकाल लीजिए। तो वर्क सर्टिफाइड कितना है, क्या होता है, वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100। तो वर्क सर्टिफाइड कितना है, 13 लाख। आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना जरा बताइए, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है सर। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था हम लोग का 20 लाख, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था 20 लाख। तो कितना परसेंट आ जाएगा जरा देखिए, 13 डिवाइड बाई 20 करिए, 65%। तो ये नोट नंबर 1 हो गया। और नोट नंबर 2, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट में कितना जाएगा प्रॉफिट, 65% है ना। तो 65% तो कौन सा स्लैब में चला जाएगा, याद रखिए 24.99 तक नील था, 25 से लेकर 49.9 तक था 1/3, और फिर 50% से लेकर 89.99 था 65 आई मीन 2/3। तो कितना आ जाएगा 2/3, 2/3 ऑफ किसका, नोशनल प्रॉफिट का, नोशनल प्रॉफिट का। किस बेसिस पर, कैश रिसीव वर्क सर्टिफाइड बेसिस पर, कैश रिसीव वर्क सर्टिफाइड बेसिस पर। नोशनल प्रॉफिट कितना था जरा देखिए, 3,30,000। कैश रिसीव कितना था, क्वेश्चन ने बताया था कैश रिसीव 10,40,000, क्वेश्चन ने बताया था कैश रिसीव 10,40,000।
और वर्क सर्टिफाइड कितना था सर? वर्क सर्टिफाइड तो आपका 13 लाख था, तो देख लीजिए कितना आएगा। 10,40,000 डिवाइड बाई 13 लाख इंटू 3,30,000 इंटू 2/3 कितना आ रहा है? 1,76,000 क्या? 1,76,000 ना। तो पीएल में कितना चला जाएगा? 1,76,000। ये वर्किंग नोट नंबर 1 एंड 2 वर्किंग नोट नंबर 2 देख लो, और ये आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर -3,30,000 -3,30,000 1,54,000। ये आपका अकाउंट है, बिल्कुल ऐसा ही बनता है। ये आपका एक क्वेश्चन भी हो गया, ये कंप्लीट भी हुआ। होप कि आपको ये समझ में आया हो। बोलिए, समझ में आया? वापस से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, पूरा क्लास को रिवाइंड करके देखिए, समझ में आ रहा है? देखने के बाद मेरे को इन्फॉर्म करिए कि सर मेरे को समझ में आया कि नहीं आया, उसका हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। बाय।